कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती। ध्वंस हुआ विध्वंस हुआ भंवरों में कहां फंसी कश्ती। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है, विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। यस। तो हमने पिछली बार जैसे हम फिलोसॉफिकल गेम के बारे में चर्चा करी थी कि किस तरह से फिलोसॉफी का पतन होता जा रहा था। पहले 6 प्रमाण हुआ करते थे, फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे करते-करते हम रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म में आ गए और एट अ लेटर स्टेज फिर एक एक्जिस्टेंशियलिज्म बाद में निकलेगा, लेकिन इट विल प्ले नो बेटर रोल। उससे पहले हमने रोमन सिविलाइजेशन के बारे में बात करी थी और किस तरह से ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हुआ था। तो अब उसी कड़ी में अब हम देखते हैं कि साइंस का उत्थान कैसे हुआ। क्योंकि पहले रोमन पीरियड रोमन जो थे वो डार्क एज में चले गए। पहले वो बहुत ऊपर उनकी पिनेकल पे सिविलाइजेशन गई, फिर वो डार्क एज में चले गए। फिर उन्हें दोबारा से अरेबिक स्कॉलर्स के थ्रू जो कि इंडिया से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को बढ़ाया और तो उसके बाद वो डार्क एज में चले गए थे, तो वहाँ से उन्होंने अरेबिक स्कॉलर्स ने उन्हें निकाला। फिर निकालने के बाद वहाँ पे रिनेसा आया, तो वहाँ पे जो पेगनिज़्म चल रहा था, जो कबाल का फॉर्मेशन हो गया था, जो केवल और केवल चर्च की जो भी उनके नियम कानून थे, उसी का पालन हो रहा था। और उससे फिर आगे निकल उस मतलब उसके खिलाफ अगर कोई भी सोच लेता था तो दैट गाय और दैट गर्ल यूज्ड टू बी प्रोसिक्यूटेड। लेकिन उसके बाद फिर धीरे-धीरे करते-करते जब वहाँ पे दोबारा से रोशनी पहुँचनी शुरू हुई तो वहाँ पे फिर एक एज ऑफ क्वेश्चनिंग शुरू हुई। पहले उससे पहले वहाँ के लोगों को क्वेश्चनिंग ही नहीं करने दिया जा रहा था। यू कैन नॉट क्वेश्चन एनीथिंग। अगर वो क्वेश्चन नैरेटिव के खिलाफ है तो इट वाज़ नॉट परमिटेड एट ऑल। तो इट वाज़ सॉर्ट ऑफ अ वेरी, वेरी हिपोक्रेटिकल सिचुएशन ओवर देयर। जहाँ पे आप एक ही और जो नहीं मानेगा उसे वो लोग पेगनिज्म कहते देते थे, पेगन लोग कह देते थे। तो फ्रॉम दैट एज ऑफ डार्कनेस वेयर नो वन वाज अलाउड टू इवन रेज अ क्वेश्चन, वहाँ पे फिर एज ऑफ क्वेश्चनिंग शुरू हुई, जिसे बोल देते हैं एज ऑफ रीजनिंग आई या एज ऑफ रीजन शुरू हुआ। एज ऑफ रीजन शुरू होने के बाद वहाँ पे कहते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट आया, कोट अनकोट। और उसी के अंतर्गत फिर वहाँ पे रिनेसा अवेकनिंग शुरू हुई, रीअवेकनिंग शुरू हुई। और उसी रीअवेकनिंग के प्रोसेस में साइंस भी धीरे-धीरे करते-करते फॉर्मुलेट होना शुरू हुई। उससे पहले हम देखते हैं अब इमर्जेंस ऑफ साइंस से पहले कि शुरुआत में जैसे हमने पिछली बार देखा था कि पहले नेचुरल फिलॉसफी, तो साइंस को अगर रिप्लेस करना हो पुराने समय के अंडरस्टैंडिंग में, तो वो लोग नेचुरल फिलॉसफी उसे बोला करते होंगे। तो नेचुरल नेचुरल फिलॉसफी धीरे-धीरे करते-करते वो साइंस के एक छोटे से खंड में बदल के रह गई, परिवर्तित हो गई। तो नेचुरल फिलॉसफी और द फिलॉसफी ऑफ नेचर वाज़ द फिलॉसॉफिकल स्टडी ऑफ नेचर एंड द फिजिकल यूनिवर्स दैट वाज़ डोमिनेंट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। तो वहाँ पे भी यही करते थे, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिलॉसॉफिकल स्टडी ऑफ नेचर और फिजिकल यूनिवर्स। साइंस में किस तरह से वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आगे बढ़ेगा वो हम थोड़ा आगे देख लेंगे।
So from the ancient world until the 19th century, natural philosophy was the common term for the study of nature. It was in the 19th century that the concept of science received its modern shape, with different beings, with different subjects within science emerging, such as astronomy, biology, and physics. Institutions and communities devoted to science were founded. आइजैक न्यूटन की किताब आई 1687 में, जहाँ से मतलब आप कह सकते हैं कि हालांकि वो भी नेचुरल फिलोसोफर ही था, वो नेचुरल फिलोसफी से धीरे शुरुआत के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जिससे हम साइंटिस्ट कहते हैं, वो सारे नेचुरल फिलोसोफर ही थे। और उन्होंने नेचुरल फिलोसफी के बारे में ही लिखा। जैसे आइजैक न्यूटन की किताब जो आई 1687 में, फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, तो वो इंग्लिश में उसे कहते थे मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी। तो वो भी नेचुरल फिलोसफी की बात, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेचुरल फिलोसफी गॉट वैनिश्ड और इरेडिकेटेड, और फिर वो साइंस में तब्दील हो गया। So it reflects the use of term natural philosophy even in the 17th century, because it was Newton's work itself. Even in the 19th century, the work which helped define much of modern physics bore the title of Treatise on Natural Philosophy. तो ये नेचुरल फिलोसफी वाज इन एग्जिस्टेंस टिल 19th सेंचुरी। फिर उसके बाद उसकी डेथ होनी बिल्कुल ही शुरू हो गई। देयर वाज नो कनेक्शन फ्रॉम नेचर, एंड साइंटिस्ट वर डेवलपिंग just for the sake of the development of their respective states, etc., which we'll see how it shaped up. So yeah. So what is the general narrative regarding science? The earliest roots of science can be traced. This is the general narrative. This is not the actual or the true narrative. So because for them everything everything's root can be only traced to either Egypt or either to Mesopotamia or either to Greek. They were not or maybe they are not prepared अभी भी कि वो पूरी तरह से उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाए, पूरे मतलब ह्यूमन हिस्ट्री को या फिर हिस्ट्री ऑफ द अर्थ को वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, तो वो अपनी छोटे से शेल में ही रहते हैं। तो उन्होंने अपनी एक टाइमलाइन बना रखी है, उस टाइमलाइन में वो काम करते हैं कि अच्छा ये ग्रीक आए, मेसोपोटामिया आए, इजिप्शियन कल्चर हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज द जनरल नैरेटिव। The earliest roots of science can be traced to ancient Egypt and Mesopotamia in around 3000 to 1200 BCE. Their contributions to mathematics, astronomy, and medicine entered and shaped Greek natural philosophy of classical antiquity. So after the fall of the Western Roman Empire, knowledge of Greek conceptions of the world deteriorated in Latin-speaking Western Europe during the early centuries of the Middle Ages, but continued to thrive in the Greek-speaking Eastern Roman Empire. जैसा हमने फर्स्ट वाले में डिस्कस किया था, वो किस तरह से मतलब वहाँ पे रीअवेकनिंग दोबारा से पहले जल्दी आ गई थी। ईस्टर्न रोमन जो बाद में बाइजेंटाइन एम्पायर और उसके बाद मुस्लिम मुस्लिम एम्पायर वहाँ पे हम बनता हुआ देखते हैं। सो वही यहाँ पे बता रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो पार्टली इन अलाइनमेंट विद आवर vision, but they are not able to see the entire picture, or maybe they are ignoring it, I don't know. So aided by translations of Greek texts, the Hellenistic worldview was preserved and absorbed into the Arabic speaking Muslim world during the Islamic Golden Age. The recovery and assimilation of Greek words and Islamic inquiries into Western Europe from the 10th to 13th century revived the learning of natural philosophy in the West. So ये हमारे जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, वहां से बिल्कुल कोरिलेशन आ रहा है। हालांकि इन्होंने इंडिया का वर्णन नहीं किया, लेकिन बात मोरलेस पार्टली वही कह रहे हैं कि किस तरह से वो मूवमेंट ऑफ नॉलेज हुआ 10th to 13th सेंचुरी में, और वो नेचुरल फिलोसफी गई, और कहाँ से गई वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। So this was the transfer of knowledge which was happening of natural philosophy in the modern times in the last 2000 years. फिर उसके बाद रिप्लेसिंग नेचुरल फिलोसफी। सो फिर आता है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इन 16 सेंचुरी में यूरोप में सो कॉल्ड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आता है। नेचुरल फिलोसफी वाज ट्रांसफॉर्म्ड during this period as new ideas and discoveries departed from previous Greek conceptions and traditions. The new science that emerged was more mechanistic. This is important. अब उससे पहले क्या था, हम एक ऑर्गेनिज्म की तरह पढ़ते थे, नेचर इज एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हर चीज मशीन बन गई, और इसमें न्यूटन का और बाकी और लोगों का योगदान रहेगा।
तो अब यहाँ द न्यू साइंस दैट इमर्ज्ड वाज मोर मैकेनिस्टिक, इसलिए अब क्या है, बायो मशीन्स भी बना रहे हैं, बायो मैकेनिकल जाने की तरफ बढ़ रहे हैं, साइबर्ग्स बनाएंगे, बिकॉज उसकी रूट जो है वो पिछले 400-500 सालों में क्योंकि नेचर से बिल्कुल टूटता चला गया। तो वहां पे तो जैसे मैंने पहले कहा कि नेचुरल फिलोसफी की उनकी जड़ें थी, जितनी भी ये आइजैक न्यूटन थे या गैलीलियो एटसेट्रा थे, तो वो जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं नेचर से भी। लेकिन उसके बाद के साइंटिस्ट ने उसे पूरा ही मशीन बना दिया, तो वो पूरी मैकेनिस्टिक बनती चली गई। The new science that emerged was more mechanistic in its worldview, more integrated with mathematics. अब यहाँ पे हर चीज जो है क्वांटिटेटिव होती चली जाएगी, वो हम देखेंगे कैसे होगा। फ्रॉम बीइंग क्वालिटेटिव, हम पहले क्वालिटेटिव स्टडी पे ज्यादा फोकस करते थे, फिर उसके बाद हम क्वांटिटेटिव, आजकल की जितनी भी थीसिस होती हैं, पीएचडीज एटसेट्रा होती हैं, वो सब क्वांटिटेटिव होती हैं। और कि इतना सर्वे कर लो और इतने लोगों ने ऐसा जवाब दे दिया तो बस उसका रिजल्ट ऐसे आउटकम आ जाएगा, एटसेट्रा। सो साइंस अनफॉर्चुनेटली हैज बिकम आज भी देखो क्वांटिटेटिव ही, वो कि हमने इतने लोगों पे ये किया तो ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया एटसेट्रा। सो मोर इंटीग्रेटेड विद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मींस नंबर्स एंड क्वांटिटीज, and more reliable and open as its knowledge was based on a newly defined scientific method। अभी उनके पर्सपेक्टिव से ठीक है क्योंकि वो तो बिल्कुल ही क्वेश्चनिंग उनकी बंद हो चुकी थी, लेकिन सारी पूरी दुनिया की क्वेश्चनिंग थोड़ी ना बंद थी। लेकिन उसे पढ़ाया उस तरह से जाता है कि सभी की क्वेश्चनिंग बंद थी और सभी जो थे डार्क एज में थे एटसेट्रा, लेकिन उनकी अपनी थी। यूरोपियन तो हमने पढ़ा कि वो पूरे डार्क एज में जा चुके थे, तो उनके लिए हाँ वो वहाँ पे एक नए तरह से नॉलेज का दोबारा से माहौल बनना शुरू हुआ और वो लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू करे, लोगों ने सीख करना शुरू करा। पहले वो जो चर्च था उन्हें बिलीवर्स ही बना दिया था कि अगर आप चर्च में बिलीव नहीं करते तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ अस, यू आर अ पेगन पीपल। लेकिन उसके बाद वहां पे जब वो एज ऑफ रीजनिंग इसलिए शुरू होती है। सो मोर रिवॉल्यूशंस इन सब्सिक्वेंट सेंचुरीज सून फॉलोड। अब यहाँ पे तीन चीजें आएंगी, एक तो आएगा केमिकल रिवॉल्यूशन, ये मैं जिस्ट में बता रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे होता है बिल्डअप। सो 18th सेंचुरी में केमिकल रिवॉल्यूशन होता है जहाँ पे केमिस्ट्री एटसेट्रा का निर्माण नवनिर्माण होता है, उसका पर्सपेक्टिव आता है। The chemical revolution of the 18th century, for instance, introduced new quantitative methods and measurements for chemistry। यहाँ पे भी qualitative study नहीं हो रही chemistry, quantitative। In the 19th century, new perspectives regarding the conservation of energy, age of the earth and evolution came into focus। तो यहाँ पे वो एनर्जी, अब यहाँ पे मैं उसे आगे लिंक करूंगा कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर्स एटसेट्रा इन सबसे लिंक अप है, कि जैसे जैसे यहाँ पे साइंस प्रोग्रेस कर रहा था वैसे वैसे उसी तरह की वो वॉर्स हो रही थी, और वो नाम तमगा किसी का भी पहनाया जाता था, लेकिन वॉर उसी तरह से प्रोसीड कर रही थी। मान लीजिए पिछली सेंचुरी में साइंस ने इसमें रिवॉल्यूशन करा तो अगली सेंचुरी में उसका उपयोग होगा फिर एज ए वेपन एटसेट्रा। एंड सो 18वीं शताब्दी में केमिकल रिवॉल्यूशन होता है। 19th सेंचुरी में ये एनर्जी रिवॉल्यूशन आप कह सकते हैं। एनर्जी मतलब पेट्रोल डीजल एटसेट्रा इनकी समझ आनी शुरू होती है लोगों को, क्योंकि फिर वो जमीन के नीचे क्या है, एज ऑफ द अर्थ क्या है, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है एटसेट्रा, इसमें जा रहे हैं वो। And then in the 20th century, new discoveries in genetics and physics laid the foundations for new disciplines such as molecular biology and particle physics, जिसका उपयोग ये आज कर रहे हैं। molecular biology, nanotechnology, particle physics, etc. So ये अगर इसे हम लिंकअप ही नहीं करेंगे तो हम कभी भी वर्ल्ड व्यू समझ ही नहीं पाएंगे और वर्ल्ड नैरेटिव नहीं समझ पाएंगे। और यही होता है, पॉलिटिकल लीडर्स जो है दे आर अनइक्विप्ड, even the IAS officers or the DMs or the any bureaucrat from any world is not equipped with understanding all this shit, and that's why they are seen doing whatever they are seen doing। So जैसे केमिकल रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आ रहा है तो वो केमिकल रिवॉल्यूशन में आ रहा है, उससे पहले भी केमिस्ट्री का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो शायद हम आगे देखेंगे। सो एनीवेज, और एनर्जी जब इनका रिवॉल्यूशन आता है तो वो पेट्रोल डीजल फ्यूल और वो किस तरह से फ्री एनर्जी को भी दबा देते हैं मतलब साइंस के नाम पे, वैसे तो एक तरफ कहते हैं साइंस है, लेकिन जब इनके पास फ्री एनर्जी का पूरी रिसर्च भी आज वो हम आगे देखेंगे तब उसे भी दबा देते हैं। सो दैट वाज अनदर वॉर जो अभी तक ही अमेरिका लड़ता आया है, एनर्जी की वॉर।
और अब जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये रीसेंट टेक्नोलॉजी एडिशन है जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी हुई, पार्टिकल फिजिक्स की स्टडी हुई, नैनो टेक्नोलॉजी की स्टडी हुई, एक्सेट्रा। लाइफ साइंसेज, अब आप देखोगे नेक्स्ट बिग स्कोप जो साइंस में है वो लाइफ साइंसेज में है। सारी ही कंपनीज ने, रिलायंस ने, एक्सेट्रा ने अपने लाइफ साइंसेज में पहले से ही, और उसके एक एक इंजेक्शन 50-50 हज़ार का, 70-70 हज़ार का, एक्सेट्रा, तो उसका वो फायदा उठाते हैं शुरू में, और उसी के अंतर्गत वो सारा डिजीज का कार्यक्रम भी होता रहता है पीछे। सो वील डिस्कस आई थिंक इन द नेक्स्ट पार्ट्स मे बी. So moreover, industrial and military concerns as well as the increasing complexity of new research endeavors soon ushered in the era of big science. Big science के बारे में आगे बात करते हैं, particularly after the Second World War. और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही क्यों हो रहा है, ये हम राइज ऑफ नेशंस में देखेंगे कि वो नेशंस किस तरह से राइज हो रहे थे और उसके साथ ये आपस में कैसे कनेक्ट करता है. तो द बर्थ ऑफ साइंस, अभी तक तो ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहा था, नेचुरल फिलोसफी पढ़ी जा रही थी, धीरे धीरे करते करते वो नेचुरल फिलोसफी ऑब्सोलीटेड एंड द बर्थ ऑफ साइंस टुक प्लेस. अब इसमें तो जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहा था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि a new view of nature emerged during the scientific revolution. A new view of nature, नेचर का ही व्यू हो सकता है हमेशा, ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब नेचर से हमें बिल्कुल अलग कर दिया गया है. A new view of nature emerged during the scientific revolution, replacing the Greek view that had dominated science for almost 2000 years. Science became an autonomous discipline distinct from both philosophy and technology. यहाँ पे bifurcation शुरू हो गया, पहले philosophy ही science थी लेकिन उसके बाद साइंस बिकेम एन ऑटोनोमस डिसिप्लिन. अब धीरे धीरे करते करते वो इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बन जाएगा, और डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोथ फिलोसफी एंड टेक्नोलॉजी, एंड इट केम टू बी रिगार्डेड एज हैविंग यूटिलिटेरियन गोल्स. तो सारा का सारा फोकस जो है वही जो अभी हम बात कर रहे थे पहले कि एक्सटर्नल चीज, एक्सटर्नल यूटिलिटी पे है, उसकी एक्सटर्नल कंफर्ट किस तरह से बढ़ाया जाए. और because they have failed to understand that what really comfort is and what really joy can be. So by the end of this period, it may not be too much to say that science had replaced Christianity as the focal point of European civilization. तो जो कबाल एक्सेट्रा जो बन रही थी, अब वो धीरे धीरे करते करते साइंस जो है उसे सीमिंगली ऐसा लगेगा कि क्रिश्चियनिटी को रिप्लेस कर रही है, लेकिन जब हम उसे डीप में देखेंगे तो they were working hand in hand, and we'll see how it was and how science became another myth which was created by that same cabal which we were discussing in the first part. So science had began replacing Christianity as the focal point of European civilization. Out of the ferment of the Renaissance and Reformation, there arose a new view of science, bringing about the following transformations. ये सबसे पहले उसने क्या करा, री एजुकेशन ऑफ कॉमन सेंस. कॉमन सेंस को तो पहली बात री एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है ना, होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट मतलब अपने आप ही लिख रहे हैं वो कि व्हाट साइंस कंट्रीब्यूटेड इन री एजुकेशन ऑफ कॉमन सेंस. तो यहाँ पे वो मैनिपुलेशन का पहला उन्होंने कदम रखा. आज इतना मैनिपुलेशन हो गया, इतनी री एजुकेशन हो गई कॉमन सेंस की कि आज कॉमन सेंस बचा ही नहीं. So that has been the contribution of science in the long-term perspective. So the following transformations, the first one was the re-education of common sense in favor of abstract reasoning. The second was the substitution of a quantitative for a qualitative view of nature. इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे कि how it got shaped, and Galileo was the main contributor to it. The view of nature as a machine rather than as an organism, which we were discussing, कि पहले हम ऑर्गेनिज्म की तरह देखते थे, शहरों को भी ऑर्गेनिज्म की तरह देखा जाता. ह्यूमन सेटलमेंट्स को सिटीज नहीं बोला जाता था. सिटीज आर मैकेनिकल, whereas ह्यूमन सेटलमेंट्स आर ऑर्गेनिक. सो वो लेकिन वो धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग से हम मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ हमने प्रस्थान करा. द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड, मतलब हर चीज में एक्सपेरिमेंट ही करते रहते हैं, आज भी हर चीज में एक्सपेरिमेंट ही करते रहते हैं, और एक्सपेरिमेंट इतने बुरे उस पे पहुंच गया कि अब ह्यूमन पॉपुलेशन पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है. पहले तो रैट, बिल्ली, चूहों पे, मतलब उनकी भी जान की कोई कीमत नहीं है, उन्हें मार दो अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में. व्हाट रबिश, मतलब ये साइंस के नाम पे.
Anyways, so the develop as if there is no other way of finding or discovering the truth. There are several other ways, but if you are only given with this scientific microscope, then you will not be able to look into the bigger picture. So yeah, so the development of an experimental scientific method that sought definite answers to certain limited questions. अपने आप कह रहे हैं वो certain limited questions, मतलब साइंस तो मानती है कि जो असली साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि वी आर वर्किंग विद इन अ लिमिटेड एनवायरनमेंट, लेकिन उसे प्रोफेस अलग तरह से करा जाता है और उसका यूज एज ए वेपन अलग तरह से किया जाता है. तो साइंस हैज बीन यूटिलाइज्ड एज ए वेपन, which we'll see how it has become a weapon. If science had not become a weapon, then science would have contributed in a much bigger way. और वो और ज्यादा हम प्रोग्रेशन की तरफ जाते, ना कि हम डिप्रेशन की तरफ जाते. And the acceptance of new criteria for explanation, stressing the how rather than the why. तो यहाँ पे why नहीं पूछते, how पूछते हैं. That had characterized the Aristotelian search for final causes. तो एरिस्टोटल के व्यू से ही सारा ये प्रभावित थे लोग. बीच में इक्का दुक्का न्यू प्लेटोनिस्ट आ जाते थे, लेकिन एरिस्टोटल ने जो कहा कि स्टेट का क्या रोल है एटसेट्रा, वहीं से सारी पॉलिटिक्स, और उसने ये भी बोला था कि पॉलिटिक्स इज द हाईएस्ट आर्ट फॉर्म. तो वहां पे वो लोगों ने उसे वहीं से अडॉप्ट कर लिया, और पॉलिटिक्स बिकेम अ गेम ऑफ एक्टर्स मोर देन एन आर्ट इटसेल्फ. या एनीवेज, सो अब इसकी जड़ कहाँ से है? जड़ है गलीलियो. जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, गलीलियो द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इंडीड ऑफ मॉडर्न साइंस. सो Albert Einstein himself regarded him as the father of modern physics, or indeed of modern science. So we'll go through Galileo. Then Stephen Hawking, what he has to say about Galileo. Galileo, perhaps more than any other single person, was responsible for the birth of modern science. इसलिए Galileo से ही हम शुरू करते हैं. So who was Galileo? तो Galileo was a guy in 1564 जन्म लिया उसने, और 1642 में वो मर गया. तो Galileo with Kepler laid the foundations of the scientific revolution. He created fundamental concepts in kinematics, dynamics, and ballistics. His observations using the telescope played a decisive role in establishing the Copernican system. तो इससे पहले कॉपरनिकस ने अपना एक सिस्टम बना दिया था. मतलब साइंस की जो अल्टीमेट जो क्वेश्चंस हैं साइंस के, वो यही है कि यूनिवर्स कैसा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, हाउ दिस यूनिवर्स इज प्लेस्ड. These are the basic questions. So these people were also trying to answer, and they came up with their own interpretation, which became the Copernican way. There was a Ptolemaic system, and there was a Copernican system, and then Copernican system was penetrated into the system over the period of time. So he was the first to clearly enunciate the relativity principle, जो हम बाद में सब न्यूटन एटसेट्रा से रिलेट करते हैं, लेकिन इसने क्योंकि वो फिलोसोफर ही कर सकता है, साइंस से पहले फिलोसफी ही आएगी. एक असली साइंटिस्ट को फिलोसोफर होना ही पड़ेगा. अगर उसका अगर साइंटिस्ट फिलोसोफर नहीं है, तो वो ही कैन नॉट मेक एनी न्यू डिस्कवरीज व्हाटसोएवर. सो फिलोसफी, लाइक वी हैव सीन कि वो नेचुरल फिलोसफी वाज डाइंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस. तो इसीलिए वो जो पुराने फिलोसफर्स थे, उन्हीं की अभी भी फिलोसफी लेके ही हम काम कर सकते हैं, या अभी भी, बिकॉज फिलोसफी इज मेजरली डेड इन प्रेजेंट टाइम्स. सो रिलेटिविटी प्रिंसिपल भी इन्होंने एनंसिएट किया, ये इक्विवेलेंस प्रिंसिपल भी इन्होंने किया. बोथ प्लेड सेंट्रल रोल्स इन न्यूटन्स एंड लेटर आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ ग्रेविटी. His principle of inertia was incorrect, however. तो हम यहाँ पे ये लाइन इसलिए लिखी है कि सारी चीजें सही नहीं बता रहे थे कि, और ये साइंस भी खुद उसका जो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया था वो गलत था. बाकी और भी चीजें गलत थी. इसे यहाँ पे इसलिए डाला गया है कि ये नहीं है कि साइंस क्या है, आज कहेगी कि हाँ ये ठीक है, 100 साल बाद कह देगी नहीं ये तो हमसे गलती हो गई. क्यों? क्योंकि हमने ये इस चीज के बारे में सोचा नहीं था. तो वो 100 साल में जो जनरेशन आया वो क्या पागल थी, जिसे तुमने पागल बना दिया अपने साइंस के नाम पे? तो कह देते या बताते, या उस तरह से पेनिट्रेट तो ना करते. और आज तो बिल्कुल ही साइंस को ही बस एक अल्टीमेट ट्रूथ बना दिया गया है, एज इफ इट has the capability to understand absolute truth, or to showcase absolute truth, which is why this entire humanity is going nowhere as of now. So yeah, तो ये एक जेंटलमैन ने आर्टिकल लिखा था साइंटिफिक अमेरिकन में, उसके कुछ एक्सकर्प्ट्स हैं. फिलिप
गॉफ नाम के, उन्होंने लिखा था गैलीलियोस बिग मिस्टेक, हाउ द ग्रेट एक्सपेरिमेंटलिस्ट क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो विच आई हैव फ्रेम्ड लाइक द साइंटिफिक रॉन्ग टर्न। तो ये साइंटिफिक रॉन्ग टर्न यहाँ से आना शुरू होता है। तो ये क्या लिखते हैं कि अ की मोमेंट इन द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन वाज गैलीलियोस डिक्लेरेशन दैट मैथमेटिक्स वाज टू बी द लैंग्वेज ऑफ द न्यू साइंस। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैथमेटिक्स जो होगी वो इट विल बी द लैंग्वेज ऑफ द न्यू साइंस, मतलब हर चीज नंबर्स में हम कर सकते हैं, हर चीज की हम क्वांटिटेटिव स्टडी कर सकते हैं। द न्यू साइंस वाज टू हैव अ प्योरली क्वांटिटेटिव वोकैबुलरी। This is a much discussed moment. What is less discussed is the philosophical work Galileo had to do to get to this position. Before Galileo, people thought the physical world was filled with qualities. उससे पहले qualities के बारे में सोचा करते थे philosophers कि world is filled with qualities. लेकिन qualities को आप ये quantify नहीं कर सकते because it is subjective. तो मेरे लिए जो मान लीजिए तरबूज का जो टेस्ट है वो आपके लिए, मेरे लिए हो सकता है ज्यादा मीठा हो, आपके लिए कम मीठा हो। तो एक ही चीज, वो क्वालिटीज को आप पढ़ नहीं सकते, इट विल ऑलवेज बी सब्जेक्टिव। तो ये गैलीलियो के सामने प्रॉब्लम आई थी। अब इसे इरेडिकेट करने के लिए वो एक सिस्टम डिजाइन करता है इन हिज ओन वर्ड्स, वी विल सी। सो बिफोर गैलीलियो पीपल थॉट द फिजिकल वर्ल्ड वाज फिल्ड विद क्वालिटीज। देयर वर कलर्स ऑन द सर्फेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टेस्ट्स इन फूड, smells floating through the air. The trouble is that you can't capture these kinds of qualities in the purely quantitative vocabulary of mathematics. You can't capture the spicy taste of papad, for example, in an equation. So यहाँ पे ये इसके सामने ये दुविधा आई। अब लेकिन अपनी सुप्रीमेसी, अपनी ये मेंटल सुप्रीमेसी और नॉलेज सुप्रीमेसी किस तरह से स्टैब्लिश करें। साइंटिस्ट आज भी यही करते हैं, अपनी अपनी नई नई चीज़ें निकाल देते हैं अपने नाम से कि ये मैंने खोज करी एक्सेट्रा। तो ये तो उसके सामने ये था कि अब क्या चीज़, मतलब क्या करा जाए। तो उसने क्या करा, क्वालिटीज को एलिमिनेट ही कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो यहाँ से एलिमिनेटिंग क्वालिटीज शुरू हो गया। So this presented a challenge for Galileo's aspiration to exhaustively describe the physical world in mathematics. Galileo's solution was to propose a radically new philosophical theory of reality. यहाँ पे इसने रियलिटी शिफ्ट करा दिया एक व्यक्ति ने, जो कि हर चीज को क्वांटिफाई करना चाह रहा था और क्वालिटीज को इसलिए उसने एलिमिनेट करने की सोची। So Galileo's solution was to propose a radically new philosophical theory of reality. According to this theory, the qualities aren't really out there in the world. Rather, they are in the consciousness of the observer. बात ही खत्म। मतलब उसने कहा कि ये बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये जो एग्जिस्ट कर रही हैं ये व्यक्ति की कॉन्शियसनेस में, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसमें ये लाई करती है। The redness of the tomato isn't really on the surface of the tomato, but is जो आजकल भी हमें पढ़ाया जाता है। तो बड़े सारे लोग इसे अभी भी नहीं शायद समझ पाएंगे कि वो यही कहेंगे कि नहीं हमारी आंखें देखती हैं ये जो लाल है एक्सेट्रा। वो भी ठीक है बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लाल नहीं है। या so the redness of the tomato isn't really on the surface of the tomato, but is rather in the consciousness of the person perceiving it. The spiciness of the papad isn't really in the papad, but in the consciousness of the person consuming it. To return to the example we began with, when a tree comes crashing down in a forest, the crashing sound isn't really in the forest, but in the consciousness of an onlooker. तो अगर किसी के ऊपर पेड़ गिरेगा तो ये तो जो वो क्रैशिंग साउंड है वो केवल एक साउंड होगी, एंड इट विल बी जस्ट परसीव्ड एज द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑनलुकर। तो यहाँ पे वो क्वालिटीज को एलिमिनेट करने की तरफ उन्होंने अपना कदम बढ़ाना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटीज को ही पढ़ा जाए, क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज बोथ आर इम्पोर्टेंट। और ये आगे इस आर्टिकल में ये बड़े अच्छे से बताते भी हैं, लिखते भी हैं कि व्हाट इज नाउ द न्यू प्रॉब्लम फॉर साइंस, बिकॉज नाउ they are doing research for this mental consciousness, spiritual consciousness, CI etc. बहुत काम करता है इस पे, और पिछले 50 सालों से कर रहा है, साइंटिफिक कम्युनिटी भी कर रही है। सो जो उनका पहला आर्ग्यूमेंट था कि ये क्या क्वालिटीज को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता एक्सेट्रा, तो वो हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। So Galileo, as it were, stripped the physical world of its qualities
and after he had done that, all that remained were the purely quantitative properties of matter: size, shape, location, motion, properties that can be captured in mathematical geometry. In Galileo's worldview, there is a radical division between the following two things: the physical world with its purely quantitative properties, which is the domain of science; consciousness with its qualities, which is outside of the domain of science. तो यहाँ पे वो categorical डिवीजन हो गया कि एक तो फिजिकल वर्ल्ड है जो कि विच इज प्योरली क्वांटिटेटिव, विच इज द डोमेन विच बिकेम द डोमेन ऑफ साइंस, और एक जो है कॉन्शियसनेस है जिसके पास क्वालिटीज है विच इज कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द डोमेन ऑफ साइंस। एंड यहाँ पे वो पार्टीशन अप्रोच शुरू हो गई। whereas nature or existence cannot be studied in partition, it can only be studied in companionship और in union with each other. So यहीं पे हमारी मतलब एक ह्यूमैनिटी का एक बहुत मेजर रॉन्ग टर्न था अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। फिर उसके बाद हम सेक्टोरल एक्सपर्ट्स बनते चले गए। वी वर नॉट टोल्ड टू एनविजन थिंग्स इन इंटरडिपेंडेंस विद ईच अदर। हम अलग अलग चीजों को आइसोलेशन में समझ रहे हैं, और आज भी हमारी सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, जड़ें हैं, चाहे वो शहरों की हो चाहे वो गाँव की हो, वो इसीलिए है क्योंकि हम सेक्टोरल अप्रोच में लगे हुए हैं, विच वील सी समटाइम जब हम कभी अर्बन प्लानिंग या अर्बन डिजाइन के बारे में बात करेंगे, जो आज का जो स्मार्ट सिटीज एक्सेट्रा का जो साइंस का लेटेस्ट हथियार है। सो या उसका कल्मिनेशन है, हथियार नहीं कहेंगे, जो भी सारे हथियार बनाए गए हैं तो उसका एक कल्मिनेशन प्रोजेक्ट है। So it was this fundamental division that allowed for the possibility of mathematical physics. Once the qualities had been removed, all that remained of the physical world could be captured in mathematics. And hence, natural science for Galileo was never intended to give us a complete description of reality. तो गलीलियो ने उसका मतलब ये बता रहे, ये लिख रहे हैं कि गलीलियो was never in the science which was given by or which was formulated by Galileo, the quantitative approach was never intended to give us a complete description of reality. It was always intended to give us a partial description of reality, whereas now it has become like as if it's giving entirely the complete description of reality. So like I was telling कि ये जो early philosophers थे, they were doing their job sort of sincerely, लेकिन उसके बाद वो पोल्यूशन और उसका जो वेपनाइजेशन हुआ उसने सब कुछ खराब कर दिया। तो यहाँ पे तो वो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ ये इट इज नॉट गिविंग द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी एनीवेज। सो द होल प्रोजेक्ट वाज प्रीमाइज्ड ऑन सेटिंग qualitative consciousness outside of the domain of science. So what do these 17th century discussions have to do with the contemporary science of consciousness? It is now broadly agreed that consciousness poses a very serious challenge for contemporary science. Despite rapid progress in our understanding of the brain, we still have no explanation of how complex electrochemical signaling could give rise to a subjective inner world of colors, sounds, smells and tastes. जो कि आजकल ये आजकल का हॉट टॉपिक है, जिसे हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग एटसेट्रा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो सब्जेक्टिव जो टेस्ट है या जो वो कलर है, जो साउंड है, स्मेल है, वो भी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग के माध्यम से चेंज किया जा सकता है। तो नाउ साइंस हैज टू एक्सेप्ट बोथ द साइड्स, मतलब इट कैन नॉट एलिमिनेट much further, which was the thing. Yeah. So अब इसी से आता है कंजम्पटिव, सब कुछ कंजम्पशन बेस्ड सिस्टम बन गया। आज जो हम कितना कंजम्पशन करते हैं, एक घर से कितना मतलब डस्ट वो या कितना वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कितना प्लास्टिक निकलता है, हर चीज क्योंकि प्लास्टिक में पैक होके आ रही है, हर चीज का कंजम्पशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है क्वांटिटेटिव है, और इसीलिए यहाँ पे फिर बाद में देखेंगे हम एडम स्मिथ जैसे इकोनॉमिस्ट आएंगे निकल करके, वो सारे सिस्टम को जीडीपी में कन्वर्ट कर देंगे। वो सारे सिस्टम को, क्वालिटी तो हट गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ की अब पिछले 10-20-30 साल से लोग बात करते हैं, वो भी बड़े शैलो लेवल पे बात करते हैं, लेकिन पिछले 200-300 सालों में क्वालिटी ऑफ लाइफ की तो कोई बात ही नहीं हुई। बात हो रही थी केवल क्वांटिटी की। क्वांटिटी मतलब बस रिसर्च करते रहो बैठ के, और उसे उसकी इक्वेशंस सॉल्व करते रहो एटसेट्रा, और उससे फिर हम एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल करेंगे उस पर ज़्यादा फोकस था, और क्वालिटेटिव बिकेम कम्प्लीटली ऑब्सोलेटेड। और यहीं से वो सारा कंजम्पटिव बेस्ड हम जो है कंज्यूमर बन गए।
मतलब ये साइंस ने धीरे धीरे करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वी वर ऑर्गेनिजम्स एंड नाउ वी हैव बिकम मेयर कंज्यूमर्स ऑफ द सिस्टम। एंड एक नॉर्मल पब्लिक जो है वो कंज्यूमर ही रह गई है। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी से मान, वो देखते हैं अच्छा इतने लोग हैं, इतना खाएंगे, इतना पानी खर्च करेंगे, इतना हवा लेंगे, इतना ये लेंगे, हर चीज का क्वांटिफिकेशन हो गया है। सो this common approach is, in my view, the writer says, rooted in a profound misunderstanding of the history of science, जो कि हम बात भी कर रहे थे पहले कि वो नेचुरल फिलोसफी से किस तरह से निकला था। और पहले जो है वो कम्प्लीटली होलिस्टिक अप्रोच है और उसके बाद वो सेक्टोरल अप्रोच हो गई। सो रूटेड इन अ प्रोफाउंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस, वी rightly celebrate the success of physical science, but it has been successful precisely because it was designed by Galileo to exclude consciousness. So it was designed likewise, he says. If Galileo were to time travel to the present day and hear about this problem of explaining consciousness in the terms of physical science, he would say, of course, you can't do that. I designed physical science to deal with qualities, quantities, not qualities. So, yeah, तो यहाँ से क्वांटिटेटिव सिस्टम और एलिमिनेटिंग क्वालिटीज की शुरुआत हो जाती है। अब गैलीलियो के बारे में और चीजें देख लेते हैं। गैलीलियो क्या मतलब हर चीज सही बता रहा था या क्या उनके अपने विचार थे एक्सेट्रा। सो एक तो उनसे ये गलती हुई, गलती मतलब बाद में बन गई, उन्होंने तो गलती नहीं करी लेकिन बाद में वो उसे ही हमने हिपोक्रेटिकल सिस्टम बना दिया क्वांटिटीज को। सो डिस्पाइट हिज प्रोटेस्टेशंस टू द कॉन्ट्रेरी, now the historical record reveals that Galileo Galilei had no proof for his controversial assertions. It was a book which was written, Galileo was wrong, the church was right, the evidence from modern science. It was written by Robert A. Janis, who is a PhD holder, and Robert J. Bennett, who is also a PhD holder. So, uh, from the same book, these are the experts now, excerpts. So, despite his protestations to the contrary, the historical record reveals that Galileo had no proof for his controversial मतलब assertion करे जा रहा था, but had no proof for his assertions which he was making. What he purported as proof in his day would be laughed out of science classrooms today, the writer says. Galileo merely began a myth that eventually took on a life of its own and became the status quo of popular thinking. तो ये सेल्फ एविडेंट है कि गैलीलियो ने एक मिथ की शुरुआत की। वो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से वो बन भी जाता है वो मोर और लेस मिथ ही। और वही जो हम कह रहे थे कि साइंस हैज नॉट रिप्लेस्ड क्रिश्चियनिटी, बट दीज आर वर्किंग one and these are working in the companionship with each other, unfortunately, and many people will not be able to comprehend it, but it's the sad truth of us as a human race. So yeah, so but this is not merely Galileo's burden. In fact, as we will see in chapter 1, the book says, a year before he died, Galileo renounced quite dramatically all his claims that the earth went around the sun. तो ये इसके आगे में गैलीलियो का लेटर भी हम देखेंगे। तो ये बता रहे हैं कि अ ईयर बिफोर ही डाइड गैलीलियो रिनाउंस्ड क्वाइट ड्रामेटिकली, जो भी उसने कहा था कि अर्थ वाज गोइंग अराउंड द सन, अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री व्हिच हैज बीन केप्ट वेल अंडर रैप्स बाय द रेनिंग पावर्स ऑफ एकेडमिया. So the burden is now on modern science and it's not on Galileo because he एक साल पहले अपने मरने के उसने वो रिनाउंस कर दिया था। इसे कहते हैं बाद में लोग कि ये चर्च के प्रेशर में इसने ऐसा किया था। मतलब आजकल के साइंटिस्ट बोलते हैं कि चर्च का प्रेशर था और इसे चर्च मारने के लिए, लेकिन चर्च जो है वो फिर 1992 में फिर वो गैलीलियो की बात मतलब ऑफिशियली मानता है। तो जब उसने पहले ही मतलब इट्स वेरी कंफ्यूजिंग और वो इट डजंट मैच, देयर इज नो कोहेरेंसी, जो कि कहा जाती है इसके बारे में कि गैलीलियो को चर्च ने जो है फोर्स किया था ये लेटर लिखने के लिए। सो एनीवेज वील सी, मतलब हम तो सारे न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो गैलीलियो का लेटर क्या कहता है जो उसने लिखा था, कहता है कि the falsity of the Copernican system should not in any way be called into question. Above all, not by Catholics, since we have the unshakable authority of the sacred scripture, interpreted by the most erudite theologians whose consensus
gives us certainty regarding the stability of the earth. My point is not कि he was right or he was wrong. I'm just trying to put forward that he or an other scientist did make blunders of mistakes. एक गलती नहीं, बहुत सारी गलतियां करी, and we should stop seeing them as perfect, कि वो उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं था, परफेक्ट साइंटिस्ट विदाउट हु नेवर मेड एनी मिस्टेक्स. तो जब वो जो व्यक्ति एक गलती कर सकता है तो वो 1000 गलती भी उसने करी होंगी, या वो हो सकता है उसकी पूरी की पूरी थियरी ही गलत हो एट द फर्स्ट प्लेस. सो वी आर बिल्डिंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस. माय पॉइंट इज नॉट कि ये अभी मैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि द फॉल्सिटी ऑफ द कोपर्निकन सिस्टम शुड नॉट इन एनी वे बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन. दैट्स इट. The conjectures employed by Copernicus and his followers in maintaining the contrary thesis are all sufficiently rebutted by that most solid argument deriving from the omnipotence of God. So we should not seek to shorten the hand of God, he says in the last, and boldly insist on something beyond the limits of our competence. और ये हर साइंटिस्ट बोलता है, मरते मरते हर साइंटिस्ट बोलता है, एडमिट करता ही करता है, और वो रियल साइंटिस्ट होगा तो, कि we should not seek to shorten the hand of the divine, or which cannot be seen, whatever you would like to frame it as. So like some people will say where science ends spirituality begins. सो ये सारे ही ग्रेट साइंटिस्ट अंत में ये इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि साइंस की जो है वो अपनी एक लिमिटेशंस हैं, और जो हम पूरी जिंदगी वो कर रहे थे वो मतलब दे हैव वेस्टेड देयर लाइफ. मेनी ऑफ द साइंटिस्ट have been found quoted like wise also. So yeah. So so what has Einstein has to say about the Copernican system? So he says Einstein was very truthful. मतलब वैसे वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था. अपने उसकी जो अगर आप क्वेश्चंस के आंसर पूछोगे सुनोगे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देता था, मतलब वेरी ओपन माइंडेड, या जो भी उसके लिए सही वर्ड होगा. सो since the time of Copernicus, we have known that the earth rotates on its axis and moves around the sun. Even this simple idea, so clear to everyone, was not left untouched by the advance of science. But let us leave this question for the time being and accept Copernicus' point of view, he says. These are Einstein's words. So वो कह रहा है कि छोड़ दो इसे, but let us leave this question for the time being and accept Copernicus' point of view. So this is clearly pointing towards that he was himself not very much convinced with the Copernicus point of view. Then what has Stephen Hawking has to say about the Copernican system? So which is real, he says. So which is real, the Ptolemaic or the Copernican system? Although it is not uncommon for people to say that Copernicus proved Ptolemy wrong, that is not true, he says, Stephen Hawking. As in the case of our normal view versus that of the goldfish, one can use either picture as a model of the universe. For our observations of the heavens can be explained by assuming either the earth or the sun to be at rest. So this is a very scientific answer. Yeah, क्योंकि आप जैसा assumption करोगे वैसा ही आपको फिर चीजें मिलने लगेंगी, उसी से रिलेटेड आप डिस्कवरीज कर लोगे, टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर लोगे, एक्सेट्रा. सो वो कह रहा है कि फॉर आवर observations of the heavens can be explained by assuming either of them. तो चाहे वो टॉलेमी का सिस्टम मान लो तो उससे भी वो स्थापित हो जाएगा मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, और कोपर्निकन सिस्टम से भी. So yeah, so both of them were not very convinced or entirely convinced, or that is the only way of thinking. They were not, these scientists were not themselves convinced of that, and Stephen Hawking is a recent example among them. So तो गैलीलियो और भी चीजों में बड़ा जैसे उसने ये कहा था कि द टाइड्स वर अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अर्थ्स इनकंसिस्टेंट मोशन अराउंड द सन, व्हिच वाज रॉन्ग. तो टाइड्स आर नॉट caused by the earth's motion or earth's inconsistent motion. Anyways, then let's leave this. Yeah, it will be long. तो यहाँ पे जब गैलीलियो से जो भी ये गलतियां हुई, जो भी उसने क्वांटिटेटिव सिस्टम की रचना करी, डिजाइन किया, तो यहाँ से स्मॉल साइंस का जन्म हुआ.
स्मॉल साइंस मतलब जो कि साइंस परफॉर्म्ड इन अ स्मॉलर स्केल सच एज बाय यू एंड मी, बाय इंडिविजुअल स्मॉल टीम्स और विद इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। तो उस समय बस वो इट वाज नॉट वेपनाइज्ड और इट वाज नॉट पॉलिटिसाइज्ड और इट वाज नॉट बीइंग यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस। वो जो साइंस एंथुसियास्ट थे वो ठीक थे एंड दे वर डूइंग फेयरली, मतलब वो अपनी थर्स्ट ऑफ नॉलेज को किसी ना किसी तरह से शांत करने की कोशिश कर रहे थे, विच वाज वेरी वेरी गुड। लेकिन उसके बाद में ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्मॉल साइंस विल बिकम इनटू बिग साइंस व्हिच वी विल सी। People talk about big pharma, big media, big tech etc, बट ये क्या है, ये असली जड़ तक पहुंच ना पहुंचे व्यक्ति, असली जड़ है बिग साइंस। बिग साइंस के बारे में लोग जानते ही नहीं है। वो बिग टेक तक पहुंचते हैं या बिग ये फार्मा तक पहुंचते हैं, लेकिन इन सब की जड़ कहाँ पे है? इन सब की जड़ है बिग साइंस में, जो हम देखेंगे ये एट अ लेटर स्टेट, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये बिग साइंस का डेवलपमेंट किस तरह से पूरा का पूरा पूरे मानव सभ्यता को ही कंडीशन कर लेगा और एक ही राह पे साइंस को रिलीजन बनाने की राह पे निकल पड़ेगा। और आज देखो वही एविडेंट है चारों तरफ कि साइंस को मानो, साइंस को मानो, साइंस को मानो। तो ये एक बिग साइंस का एक बहुत लंबा एजेंडा बेस्ड कार्यक्रम था, जो कि 50s में शुरू नहीं हुआ था, शुरू बहुत पहले हुआ था, जिसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हो सकता है शायद हम चर्चा करेंगे। सो यहाँ पे जो ये गैलीलियो न्यूटन और ये सब, ये जो पहले लोग थे, ये स्मॉल साइंस का, यहाँ पे वो अपनी लेबोरेटरी में कोई बैठ के माइक्रोस्कोप से कुछ देख रहा है, उसने कुछ फाइंडिंग कर ली तो वो एक डिस्कवरी हो गई एक्सेट्रा। तो छोटे छोटे ग्रुप्स में, तो वहाँ पे फंडिंग नहीं हो रही थी, जैसे आपकी गेन ऑफ रिसर्च फंडिंग एक्सेट्रा की बातें होती, तो वहाँ पे कोई फंड नहीं कर रहा था फॉर देयर सेल्फिश पर्पसेस। द पर्सन वाज हिमसेल्फ डूइंग और हरसेल्फ डूइंग whatever he or she was doing or the community people were doing in a group. सो या तो फिर ये अब साइंस में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि 3-4 लेयर्स में किस तरह से ये डेवलप हुई या प्रोग्रेस हुई। तो सबसे पहले तो वही हर कोई जो फिलोसोफर होगा या साइंटिस्ट होगा, वो सबसे पहले प्लैनेट्स और ऑर्बिट्स को जानना चाहेगा। तो वही सबसे पहले कोपरनिकस ने प्लैनेट्स और ऑर्बिट्स की समझ दी और उसके बाद वो गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया। तो सबसे पहले जो है, जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, उसमें सबसे पहले प्लैनेट्स और ऑर्बिट्स को ही वो पढ़ रहे हैं। लाइक वी हैव डिस्कस्ड, आई थिंक, आई डोंट नो, ये कि किस तरह से पहले सारे लोग नक्षत्रों को और ये तारों को ही पढ़ते थे और उसी से वो समझते थे कि व्हाट इज एग्जिस्टेंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले जो हो रहा है 17th सेंचुरी में, जैसे जोहानस केपलर और निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो, ये सब जो है, ये प्लैनेट्स और ऑर्बिट्स को उनके कि वो किस तरह का पैराबोलिक ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है एक्सेट्रा, ये सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर कैलकुलस और न्यूटोनियन मैकेनिक्स आ जाता है अगले उसमें, जो 1687 में प्रिंसिपिया मैथमेटिका न्यूटन लिखते हैं। इसमें वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सेट्रा और न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि आज की डेट में काफी विवादास्पद है। यूनिवर्सल इटसेल्फ वो हम देखेंगे आगे। बर्कली इसके बारे में अच्छे से क्रिटिसाइज करता है, जो जॉर्ज बर्कली के बारे में शायद हमने पिछली बार पढ़ा था। He was a philosopher of the times of Newton. So तो कैलकुलस और न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जन्म होता है और न्यूटोनियन मूवमेंट वाज आल्सो कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी। तो यहाँ पे हर चीज जो है वो एक्सपेरिमेंट के दृष्टिकोण से देखी जाने लगी एंड इट बिकेम एन नेचुरल फिलॉसफी कन्वर्टेड इनटू एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी। नेचर यहीं से हटना शुरू हो गया साइंस के या ह्यूमन कॉन्शियसनेस के, धीरे मतलब शुरुआत हो गई वहां से। By the it is probably safe to say that natural philosophy had become heavily Newtonian in England, at least in the sense that it had eclipsed both Cartesian जो कार्टेशियन थियरी थी पिछली बार की, जो हमने पढ़ी थी, रेने डेकार्टेस जो दे रहा था डुअलिज्म की थियरी, माइंड बॉडी समस्या के बारे में जो वो बात कर रहा था, इसलिए उसे पूरा फिलोसफी को ही मतलब धीरे धीरे मारना या मरनी फिलोसफी अपने आप ही शुरू हो जाएगी, whatever be the case. And other local movements such as Cambridge Platonism, which had exhibited a strong influence during the previous generation. One might put the point somewhat differently to the extent that there was a dominant strand in England by 1700. It was the experimental philosophy, which was also utilized by Locke, जो कि वन ऑफ द उसके जो विचार है, फिर वो ये सारे स्टेट को निर्माण करेंगे, बॉयल एंड न्यूटन। तो ये सब एक ही स्कूल ऑफ
थॉट से निकल करके आ रहे थे, और यही फिर बाद में अमेरिकन स्टेट और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और ये जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग है, लिबरलिज्म और एटसेट्रा, क्योंकि ये तो लिबरल थे ही नहीं ना, मतलब हमने देखा ये तो डार्क एज में इन्हें तो क्वेश्चन भी नहीं करने दिया जा रहा था, तो ये अपने पर्सपेक्टिव से ठीक थे, लेकिन फिर इन्होंने पूरी दुनिया पे वो थोपना शुरू कर दिया। ये तो जो मिलेटस क्रिस्टी नहीं है उसे ये बारबेरिक बोलते थे, वो सेकुलर नहीं थे इसका मतलब, तो इन्हें सेकुलरिज्म की जरूरत थी, लिबरलिज्म की इन्हें जरूरत थी, लेकिन उसे फिर पूरी दुनिया पे थोपा गया धीरे धीरे, और वो बाकी और दुनिया के लीडर्स उसे समझ नहीं पाए, या आई डोंट नो व्हाट हैज बीन द केस, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट without understanding that from where we are coming as a civilization and from where they were coming from the civilization, and या और कहीं कोई और देश जो होगा वो कहीं और से आ रहा होगा, सब पे एक ही मतलब वन वही when in Rome do as Romans say, तो अब बस वो एक ही राज चलेगा, और अब इसीलिए अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, वी आर इरेडिकेटिंग डाइवर्सिटी कंप्लीटली, और अब हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट एटसेट्रा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। So it started from here, and it was developing. Yeah. Then Berkeley's criticism of Newton, इसके बारे में देखते हैं। So the Berkeley जो था एक philosopher था, he was very critical about Newton. So he argued that modern mathematics, especially the calculus and modern natural philosophy, especially Newtonian versions of it, were often reliant on abstract ideas. वहाँ पे वो कहा भी था उसने। तो यहाँ पे सब एब्स्ट्रैक्ट, अब इसलिए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट प्रिविलेंस में है, क्योंकि अब कुछ भी बना दो वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा एटसेट्रा, क्योंकि अब हम एग्जिस्टेंस को उसका नेचुरल पैटर्न या नेचुरल ज्योमेट्री तो पढ़ने की क्षमता हमारी खो चुकी है पिछले 200-300 सालों में, so हर चीज जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, सो वर ऑफ्टन रिलायंट ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड देयरफॉर फिलोसॉफिकली सस्पेक्ट. For instance, he contended that the very idea of absolute motion was suspect because we can represent to ourselves only various motions with particular features related to particular bodies in motion. But quote unquote absolute motion cannot be rendered particular in anything like this way. It remains abstract. And he was very right. He's saying absolute motion. He's saying we can only represent to ourselves only various portions of motions with some particular features. We cannot study the entirety. Absolute तो हम नहीं कह सकते कि वो absolute motion है. So आगे thus although Newtonian views were considered to be essential to the rise of experimental philosophy in Britain, Berkeley derided them as insufficiently experimental or empirical, as overly reliant on representations of universals and of universal quantities, rather than on the representation of particular qualities. In a reflection of Malebranche's influence, Berkeley also argued that some Newtonians wrongly attributed genuine causal problems to ordinary material objects through their use of the concept of impressed force. यहाँ पे force के concept को, क्योंकि अब ये बर्कली कहेंगे आगे कि ये जो फोर्स है, जो द वेरी कॉजल फोर्स है, जो कि हम बात भी करते हैं कि देयर आर थ्री रियल्स, फिजिकल, सटल एंड कॉजल, तो जो द वेरी कॉज है, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय दिस बॉडी, बर्कली सेज. So the concept of impressed force wrongly because Berkeley firmly rejected the notion that any body could exert any causal force. तो वो कह रहे हैं कि बॉडी तो एग्जर्ट कर ही नहीं सकती, फिलोसॉफिकल है अब ये तो आजकल लोग समझ नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि अब उनका स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल ही लिंक जनरली टूट चुका है. तो बॉडी कैन नॉट मेक एनी कॉजल पावर. The causal power is made by Berkeley in Berkeley's system. So all causation in Berkeley's system is due either to the intervention of the divine in the course of history. जब डिवाइन हो रहा है तो डिवाइन का मतलब ये नहीं कि कोई बैठा है, जो तो एवर परवेटिंग की बात हो रही है, जो कि आज भी साइंस ढूंढने की कोशिश कर रही है. सो ही सेज ऑल causation in Berkeley's system is due either to the intervention of the divine in the course of history or to spirits or minds. या तो माइंड को कह रहे हैं कि या तो माइंड कर सकता है फोर्स क्रिएट, या फिर वो डिवाइन फोर्स क्रिएट कर सकता है. बॉडी कैन नॉट क्रिएट दिस force, he says, which are genuinely causally active. Finally, in an argument that would prefigure Mach's reactions to Newtonian conceptions of space, time, and motion in the late 19th century,
which were expressive of a broad commitment to empiricism, Berkeley contended that absolute space is a metaphysical aberration. यहाँ पे absolute space की भी बात करते हैं. तो वो कह रहे हैं कि ये भी एक metaphysical aberration है. Philosophers should not posit any entity or thing that is beyond all possible perception. तो जो हमने वैसे हमने डिस्कशन कभी किया था कि ये देयर आर वेरियस लेयर्स, और ये माइंड से तो आप कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकते. एंड बर्कली अंडरस्टूड इट कि नॉट एवरीथिंग कैन बी परसीव्ड थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइंड. देयर लाइज अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज द इंटेलेक्ट ऑफ विच इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि. फिर उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ईगो. तो देर और उसके बाद फिर आप पूरी पॉसिबल परसेप्शन कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे जो है वो हर चीज माइंड के तल पे लोग समझने की कोशिश, और माइंड ही कैलकुलेशन करता है, क्वांटिटीज में काम करता है. माइंड से ऊपर क्वांटिटीज खत्म हो जाती हैं. तो ये आप क्वांटिटीज को फिर आप कह रहे हो कि एब्सोल्यूट मोशन है, ये एब्सोल्यूट स्पेस है, which Berkeley is saying is a metaphysical aberration, and philosophers should not posit any entity or thing that is beyond all possible perception. Yes. Then केमिस्ट्री का उत्थान होगा. 1661 में रॉबर्ट बॉयल जो है वो स्केप्टिकल केमिस्ट नाम की एक बुक लिखेंगे. फिर और भी ये केमिस्ट्स आएंगे जैसे विलियम कलन, जोसेफ ब्लैक एटसेट्रा. और यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एटसेट्रा की थियरी का उत्थान होना शुरू होता है. अब ये जो है जो हम पढ़ रहे थे कि पहले बीच में आ गया, हम वो पढ़ रहे थे कि किस तरह से साइंस उत्थान होती है. सबसे पहले वो प्लैनेट्स एंड ऑर्बिट्स के बारे में उसने जानने की कोशिश करी. फिर वो कैलकुलस और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में उसने जानने की कोशिश करी साइंस ने. और फिर हम बीच में न्यूटन के क्रिटिसिज्म पे चले गए थे. फिर बैक टू पवेलियन. फिर उसके बाद इमर्जेंस ऑफ केमिस्ट्री शुरू हुई, जिसमें रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में अपनी किताब लिखी. उसके बाद केमिस्ट्री का जन्म हुआ, मतलब मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न डेज में. फिर उसके बाद बायोलॉजी का जन्म होगा मॉडर्न डेज में, जिसमें वो विलियम हार्वी एटसेट्रा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. और कि हाउ दिस मतलब हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश की शुरुआत यहाँ से मॉडर्न टाइम्स में शुरू होती है. यहाँ से वो ब्लड मूवमेंट इन सर्किट एंड वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम्स इसके बारे में जानेंगे. लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि William Harvey identified the central role of the heart, arteries and veins in producing blood movement in a circuit, and failed to find any confirmation of Galen's pre-existing notions of heating and cooling systems. The history of early modern biology and medicine is often told through the search for the seat of the soul. तो जो शुरुआत में द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली मॉडर्न बायोलॉजी, यहाँ पे वो सीट ऑफ द सोल के कंटेक्स्ट में बायोलॉजी को पढ़ रहे थे. गेलन इन हिज descriptions of his foundational work in medicine presents the distinctions between arteries, veins and nerves using the vocabulary of the soul. तो यहाँ पे वो जो नेचुरल फिलोसफी से कनेक्शन इन द अर्ली डेज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ साइंस वाज कैन बी completely seen, and then it began being wiped out, और बिकॉज उसने वो री एजुकेशन ऑफ कॉमन सेंस करना शुरू कर दिया था, एंड देन वो कॉमन सेंस ही खत्म होना शुरू हो गया. फिर इसके बाद साइंटिफिक सोसाइटीज और जर्नल्स बनने शुरू होते हैं, और इसी के बाद से फिर सीक्रेट सोसाइटीज एटसेट्रा, और जितनी भी सोसाइटीज के बारे में आज की जानकारी है वो सब इसके बाद और इसी दौरे में बनी हुई संस्थाएं हैं, जिसके बारे में लोग आज बात करते हैं कि जो भी संस्थाएं हैं उनका नाम ज्यादातर इग्नोर ही करता हूँ. So a critical innovation was the creation of permanent scientific societies and their scholarly journals. The Royal Society in London बनी 1660s में, और इस तरह के थॉट आ रहे थे, जैसे हमने कांट के बारे में पिछली बार भी पढ़ा था थोड़ा सा शायद. तो ये कहते हैं कि देयर इज नथिंग हायर देन रीजन. तो यहाँ पे अब बस रीजन और रैशनलिस्ट बन गए सारे के सारे, और धीरे धीरे करके वो देयर इज नथिंग हायर देन रीजन, मतलब वही माइंड में ही है सब कुछ. माइंड से ऊपर इंटेलेक्ट तो लाई नहीं करती, या इंटेलेक्ट से ऊपर वो चित्त या ईगो तो लाई नहीं करती. तो यहाँ पे सब कुछ जो है वो माइंड सेंट्रिक होता चला गया. एंड एवरीवन देयर इज, क्योंकि दीज फिलोसोफर्स वर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन देयर टाइम्स, और इन्हीं के इर्द गिर्द सारी की सारी साइंस बनी है. तो जब कांट जैसा कह रहा है कि देयर इज नथिंग हायर देन रीजन, तो फिर उसका इन्फ्लुएंस अलग होना शुरू हो जाता है भविष्य में.
एंड रीजनिंग अब इस तरह से हो गई है कि वो ब्लाइंड फेथ बन गया है। यहाँ पे जो हम सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एडम स्मिथ नाम का 1776 में एक बुक लिखता है जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे नॉर्मली द वेल्थ ऑफ नेशंस बोल देते हैं। सो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट वर्क्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे ये बात करता है एक इनविजिबल हैंड की, और यही इनविजिबल हैंड बाद में डीप स्टेट बन जाता है। तो मतलब यहाँ पे वो शुरुआत हुई और वहीं पे फिर वो सीक्रेट सोसाइटीज बन जाएंगी, क्योंकि ही पोस्टुलेटेड एन इनविजिबल हैंड दैट रेगुलेटेड इकोनॉमिक सिस्टम्स। ये अलग कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे करते करते वो पॉल्यूट होते होते वो यही इनविजिबल हैंड फिर वो इनविजिबल स्टेट बन जाएगा, जिसे आजकल लोग डीप स्टेट कह देते हैं। सो या और इसी के इसी के विचारों के बाद मतलब फिर वो 1776 में ये वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में। और फिर ये जो भी फिलोसोफर या साइंटिस्ट या ये उस समय के लोग विचार रख रहे थे, उसी के बेसिस पे लॉकी एटसेट्रा, उसी के बेसिस पे इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये निर्धारित करते हैं, जो कि आज पूरी दुनिया पे एज इट इज लागू करने की कोशिश हो रही है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जो उसके आइडियाज थे, जो हम पहले बात कर रहे थे, विदाउट थिंकिंग कि नॉट एवरीवन इज कमिंग फ्रॉम, नॉट एवरीवन हैज द सेम हिस्ट्री। हमारी सबकी हिस्ट्री अलग है, अलग अलग सिविलाइजेशन की अलग अलग कल्चरल हिस्ट्री रही है, लेकिन अब उसे हमने सब पे थोप दिया है। और पॉलिटिशियंस आर हैव बिकम आई डोंट नो व्हाट। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, तो यहाँ से वो स्टेट्स, और यहाँ पे जब वो स्टेट बन जाएंगे या यहाँ पे जब ये नेशंस आ जाएंगे, या जो एक बाउंड्रीज है या एक अलग तरह का एक व्यवस्था, क्योंकि वो स्टेट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वो सब के विचार के बारे में हमने पिछली बार चर्चा करी थी। तो उसके बाद एक ये स्टेट की परिकल्पना हुई, और अरिस्टोटल का जो वो विचार थे, उन सब के अंतर्गत ये इनकी रचना होती है। और इसके बाद से फिर जो साइंस है वो फिर एक बड़े ही मतलब एक एक किंगडम सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव से, कि जहाँ पे एक वो अमेरिका एक किंगडम है, एक फ्रांस एक किंगडम है, और ये किंगडम जो है वॉर कैसे लड़ेगा, तो उसके लिए ये साइंस का फिर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। उसी के लिए फिर ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, फंडिंग और बिग साइंस का धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता है, और फिर बिग साइंस के अंतर्गत ये सारे बिग टेक एक्सेट्रा इवेंचुअली बनते हैं। तो साइंस बिगैन वर्किंग विद इन द एम्बिट्स ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा एंड नैरेटिव, यहाँ से उसका शुरुआत हो जाती है। इससे पहले जो साइंस थी वो इट कैन बी सेड कि इट वाज सिंसियरली इंडिपेंडेंट, बट इसके बाद से जो साइंस बननी शुरू हो गई वो इट बिगैन वर्किंग विद इन द एम्बिट्स ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा एंड नैरेटिव। जो भी पॉलिटिकल नैरेटिव होगा, अच्छा ये हमारे नैरेटिव में फिट नहीं हो रहा, ये अगर सबको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो अमेरिका डोमिनेट कैसे करेगा, नहीं तो फिर ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते हम। तो चाहे वो साइंस हमारे पास कितनी भी आ चुकी हो, लेकिन हम ये नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट फिटिंग इनटू आवर पॉलिटिकल नैरेटिव। सो यहाँ से साइंस स्टार्टेड बीइंग यूज्ड एज ए वेपन, व्हिच अनफॉर्चुनेटली आज की जो कंडीशन जनरेशन है वो समझते नहीं है या जानते नहीं है, एंड दे हैव बिकम a प्यादा or a pawn of this entire game of science which is being played throughout the world. So जैसे ये यहाँ पे इस तरह से फिर विचार, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड चीजें होती है। और जैसे आइंस्टाइन के बायोग्राफर ने क्या लिखा आइंस्टाइन के बारे में, कि अ न्यू मैन, मतलब लार्जर देन लाइफ फिगर को बना दो। आज भी यही होता है, किसी प्राइम मिनिस्टर को एकदम बनाना तो उसे एकदम उसकी मार्केटिंग कर दो, है ना। और उसे एकदम बिल्कुल लार्जर देन लाइफ, कि ही इज द गॉड एंड ही हैज कम टू सेव यू एंड यू कैन रिलाई अपॉन हिम एंड दिस एंड दैट। तो ये सब स्टार्ट तभी हो चुका था। तो उसका बायोग्राफर क्या लिखता है कि a new man appears abruptly, the suddenly famous Dr. Einstein. He carries the message of a new order in the universe. He is a new Moses come down from the mountain to bring the law, and a new Joshua controlling the motion of heavenly bodies. तो मतलब ऐसे बता दिया कि ये नया मूसा है, नया जोशुआ है, जो कि पूरे हेवनली बॉडीज के मोशन को ही कंट्रोल कर रहा है। मतलब इसे भगवान ही बना दिया। The new man who appears at that time represents order and power. So इस तरह he becomes the divine man of the 20th century. तो ये उसका बायोग्राफर इस तरह से लिखता है, और इसी तरह से और लिटरेचर में स्टेट स्पॉन्सर्ड चीजें निकलना
शुरू हो जाती हैं और वो अपना ही एजेंट, यहीं पे वो कंट्रोल द पोजीशन एटसेट्रा जिसकी आज बात होती है, वो सब बनाया जा रहा है और अपने नैरेटिव के अनुसार उसे पूरा व्यवस्थित करा जा रहा है। इट इज अ गेम ऑफ चेस विच इज बीइंग प्लेड and majority doesn't have any clue about it. Even the political leaders doesn't have any clue about it, and that's why these entire nations, quote unquote, themselves have become a pawn of this entire big game of science. So इस यहाँ पे जैसे टेस्ला और टेस्ला के उसके बारे में बात करते हैं हम, जो भी उसकी, क्योंकि वो कह रहा था कि नहीं, ये वो ईथर की बात कर रहा था, वो कह रहा था कि ये हर चीज जो है वो मतलब इन द विसिनिटी एक्सेसिबल है या इन द विसिनिटी अवेलेबल है, तो उसके लिए मुझे ईरान में जो तेल हो रहा है उस पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो जो नैरेटिव था वो नहीं लागू होता, इसलिए टेस्ला को साइडलाइन कर दिया गया कंप्लीटली। इसीलिए ये एडिसन और ये आइंस्टाइन जैसे लोगों को खड़ा कर दिया गया और उन्हें एक लार्जर देन लाइफ, वेरएज आइंस्टाइन और टेस्ला का खुद मतलब आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और आइंस्टाइन खुद क्या कहेगा, आइंस्टाइन खुद कहता है कि व्हेन द प्रेस आस्क्ड आइंस्टाइन व्हाट इट वाज लाइक टू बी द स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आइंस्टाइन रिप्लाइड, you should ask you have you have to ask this from निकोला टेस्ला। तो ये आइंस्टाइन खुद कह रहा है कि आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, निकोला टेस्ला इज। लेकिन वो नैरेटिव में फिट नहीं हो रहा, और तो जब वहां पे ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो आज तक ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और नैरेटिव मैनिपुलेशन होता रहा है साइंस में। और यहीं से जो मैं वॉर्ड्स की बात कर रहा था कि वॉर्ड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्कवरीज विच आर बीइंग मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस, बिकॉज साइंस हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एलीट सो कॉल्ड कोट अनकोट। और वो तभी से हो चुका था, मतलब टेस्ला के समय से, या जब हमने कहा 1776 में वो शिफ्ट आना शुरू हो गया था, उसके बाद वो इंटेंसिफाई होता ही चला गया, होता ही चला गया। तो what was Tesla's view for his contemporaries? So there was this interview which was published. So the journalist asked from Tesla, कि your hostility to the theory of relativity goes so far that you hold lectures against its creator at your birthday parties. तो creator कौन है? और तो वो कह रहा है कि योर मतलब इनडायरेक्टली बात हो रही है, योर हॉस्टिलिटी टू द थियरी ऑफ रिलेटिविटी गोज सो फार दैट यू होल्ड लेक्चर्स against its creator at your birthday party. So what Tesla replies, remember that the space is not curved, but the human mind cannot comprehend infinity and eternity. If relativity has been clearly understood by its creator, he would gain immortality, even yet physically, if it was his will, he is saying. अगर उसने ये पूरा समझ लिया होता रिलेटिविटी, तो वो अभी तक इमॉर्टल बन चुका होता फिजिकली भी, और उसकी वो वैसी इच्छा होती तो। The proof that his theory is not correct is like the sound of the violin is being listening for delight and comfort at home by incompetent and ignorant people like him. तो ही इज डायरेक्टली सेइंग कि दोज आर इनकॉम्पिटेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, और वो अपने ही धुन पे नाच के और गा के ही खुश हो जाते हैं। सो अनदर क्वेश्चन फिर वो आगे पूछता है कि आई डू नॉट स्टिल अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो हॉस्टाइल टू आइंस्टाइन। दिस टाइम ही गोज डायरेक्ट कि आई डू नॉट स्टिल अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो हॉस्टाइल टू आइंस्टाइन। वहां पे तो वो इट्स क्रिएटर की बात हो रही है कि बाय इट्स क्रिएटर, है ना, यहाँ पे वो डायरेक्ट आ जाता है। तो ही टेस्ला सेज he committed a sin against Pythagoras and mathematics. A scientist cannot and should not sin against these two. पाइथागोरस ने लास्ट टाइम भी इफ यू रिमेम्बर हमने बात करी थी कि पाइथागोरस ने कहा था कि एवरीथिंग ये वो हार्मनी की बात कर रहा था, वो रिदम की बात कर रहा था, और वो ये जो प्रकृति लय की बात होती है वो प्रकृति लय की बात कर रहा था, उससे उसकी मैथमेटिक्स निकल करके आ रही थी। सो इट वाज very much different. So he's saying he committed a sin against Pythagoras and mathematics. A scientist cannot and should not sin against these two. Numbers and equations are science marking the music of the sphere. वही बात आ गई। If Einstein had heard this sound, he would not have created the theory of relativity. तो अगर उसने वो म्यूजिक सुना होता असली में, जो रिदम की मैंने बात करी या हारमोनी की मैंने बात करी,
So he would not have created the theory of relativity at the first place, Tesla says. These sounds are a message to remind that life has meaning, that the universe exists in perfect harmony, and beauty is the cause and effect of creation. This music is an eternal cycle of stellar heavens. The smallest star is a completed composition and a part of the celestial symphony. The human's heartbeat is a part of the symphony of the earth. Newton realized that the secret of the geometrically regular model is the movement of celestial bodies. He acknowledged that the harmony is the supreme law of the universe. The curved space is chaos. Chaos is not music. Albert Einstein is a messenger of the confused and agitated times, he says. So he completely disregards Albert Einstein, and he'll also quote him, yeah, in the next slide. So रघुनंदन कड़ाबा ने कोई एक आर्टिकल में लिखा था, उसमें उन्होंने ये बात वहां से एक्सकर्ट है. सो इन बिटवीन दीज टू जीनियसेस ही सेज देयर वाज अनदर इनफेमस मैड साइंटिस्ट कॉल्ड निकोला टेस्ला. सो ही वाज राइटिंग अबाउट एडिसन एंड आइंस्टाइन. सो उन्हें वो जीनियस कह रहा है. सो देयर वाज अनदर इनफेमस मैड साइंटिस्ट कॉल्ड निकोला टेस्ला who refuted Newton's gravity theory as a bogus theory and Einstein's relativity as a mathematical garb. He believed and could even prove through his own medium that the planetary motions as well as movement of other heavenly bodies can never be justified through either Newton's theory of gravity or Einstein's extra dimensional angle. He believed in theories of abundant free energy and ether based universe. So that's why he was silent. So the point is कि जो साइंस, जो एक्चुअल साइंस को बता रहा था, मतलब ये 100 साल पहले भी हुआ था, तो आज तक तो वो चले ही जा रहा है और इंटेंसिफाई फर्दर होते जा रहा है, होते जा रहा है. तो असली साइंस तो आती ही नहीं है, उसे पॉलिटिसाइज किया जाता है, हर चीज को वेपन बनाया जाता है, एंड पीपल आर फेलिंग टू रियलाइज इट. तो दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना व्हिच इज बीइंग डन कि अब हो रहा है वो. इट हैज बीन सिंस 1777 स्पेशली, with the rise of these states and फ्रांस एटसेट्रा. वहाँ पे वो किंगडम और फिर वो साइंस को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे. सो तो जो लोग सोचते हैं साइंस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द मासेस, इट्स नॉट. इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द elites, unfortunately. So whatever technology is being given to us, it's not for the benefit of us. No, it's a wrong myth. It has been calculated wisely. uh, so yeah, we are making it very long. So coming to Nikola Tesla, uh, जो रियल साइंटिस्ट था, जो मतलब he had about 400 patents, some says 700. और ये an AC electrical bulb or an induction motor or an oscillator are genius contributions which are unparalleled. This man can obviously not lie, he says, because his caliber is beyond such comprehension. But he even said once that scientific innovation has taken a wrong direction, like we are discussing now. Tesla was also of the same point of view, because we took a wrong. It may look prima facie that science has done this and that, but if we go into the deep roots of it, uh, 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 Tesla was also of that same opinion that scientific innovation has taken a wrong direction in terms of diverting from its real essence of understanding reality to a more fascinating mathematical depiction of explaining fundamental truths of the universe. मतलब वही उसे फैंटेसी बना दो, फैंटेस्टिकल या फिक्शनल. तो फैसिनेटिंग मैथमेटिकल डिपिक्शन में ये लग गए, विच इज अ वेन अटेम्प्ट एंड लिमिटिंग. So one of the person wrote कि Edison stole his ideas and the government did not treat Mr. Tesla fairly at all. Tesla wanted free electricity for everyone. The power company objected and it was forbidden. So like we were discussing. So yeah. So what Nikola Tesla has to say, क्योंकि उसे पता था कि लोग चोरी कर रहे हैं और उससे कई बार पूछा भी गया लोगों कि लोग चोर हैं, तो he says let the future tell the truth and evaluate each one according to his work and accomplishments. The present is theirs. वो मतलब 100 साल पहले भी वो वही बात कह रहा है. The present is theirs. आज भी वही है. The present is theirs. लेकिन we have to change it now by understanding the entire game, by having clarity of thought, and by understanding the placement of science. There is undoubtedly a placement of science, but the place which is being given to it in the current times is not the place which it deserves at all. So the present is theirs, he says. The future for which I have really worked is mine. So he was saying that he has worked for future, and he was not bothered about what
although his life was very painful anyways. सो वेयर एज ऑन द अदर हैंड, एक तो ये निकोला टेस्ला मतलब इटर्निटी, इन्फिनिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में बात कर रहा था, म्यूजिक, हारमोनी, रिदम और मतलब ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस के बारे में बात कर रहा था। और दूसरी तरफ जो बाकी और लोग थे वो जैसे बटरांड रसल, इनकी किताबें भी काफी पढ़ी जाती है। तो ये क्या कह रहे थे कि रिलीजन इज समथिंग, अब उनके दृष्टिकोण से वो ये ठीक है, वो क्योंकि वो उन्होंने रिलीजन को एक बस जो मोनोथीज्म में मानेगा या जो क्रिश्चियनिटी में मानेगा उसे ही, तो वहां की रिलीजन की डेफिनेशन बहुत गलत थी। लेकिन अगर वो हम अपनी सोसाइटी पे लागू करने की कोशिश करें वो तो बिल्कुल गलत है। हम तो बहुजन हिताय, सर्वधर्म हिताय और ये इस कोएग्जिस्टेंस में पहले से यकीन रखते थे। देयर वाज नो डिस्पैरिटीज एज सच। So he says religion is something left over from the infancy of our intelligence. It will fade away as we adopt reason and science as our guidelines. तो ये बन चुका है आज। तो ये इसलिए इन philosophers को इनकी अंडरस्टैंडिंग को पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सारी स्टेट की पॉलिटिक्स और ये जो भी स्टेट गवर्न, जो भी ये बाइपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर वर्ल्ड बने हैं आज की दुनिया में, ये सब इन्हीं फिलोसोफर्स के ज्ञान के बाद बने। तो ये कह रहे हैं कि एज वी अडॉप्ट रीजन एंड साइंस एज आर गाइडलाइंस, तो आज गाइडलाइन बना दिया है साइंस को कि सुबह से शाम तक यहाँ बैठो, ये करो वो करो, सब गाइडलाइंस बना दिया है। तो इसकी इस तरह के साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स बातें कर रहे थे। दूसरे क्या कह रहे थे कि साइंस इज द बेस्ट थिंग ह्यूमन बीइंग्स हैव एवर कम अप विद, एंड इफ इट इजंट साइंस विल फिक्स इट। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस था लोगों में कि साइंस तो सब कुछ कर देगी, और अगर उसने आज नहीं करा है तो कल को कर देगी। तो इस तरह के थॉट जो आ रहे थे, तो इसने और ज्यादा करप्शन करना शुरू कर दिया और डायरेक्शन बिल्कुल ही खोती चली गई। मतलब जो अपनी मूलभूत, जो गैलीलियो ने डिजाइन किया था, उसने साफ साफ दो कैटेगरीज में बताया था कि व्हाट साइंस कैन स्टडी एंड व्हाट साइंस कैन नॉट स्टडी। लेकिन इस तरह फिर बाद में ये मतलब हाफ बेक्ड और नॉट इवन हाफ बेक्ड साइंटिस्ट आते हैं और ये इतना कॉन्फिडेंस शो करते हैं साइंस विल फिक्स इट, फिक्स एवरीथिंग, और वही आज भी दिखाते हैं ना कि साइंस एटसेट्रा। सो या इसके बाद राइज ऑफ बिग साइंस हो जाता है, और बिग साइंस को हम और शायद राइज ऑफ नेशंस के साथ कोरिलेट करते हुए अगली बार देखेंगे। तो big science is a term used by scientists and historians of science to describe a series of changes in science which occurred in industrial nations during and after World War II, as scientific progress increasingly came to rely, हालांकि इसमें लिखा वर्ल्ड वॉर टू, लेकिन उससे पहले ही वो बिग साइंस लीग ऑफ नेशंस और उससे पहले ही वो शुरुआत हो चुका था, वेयर दिस नेक्सस ऑफ साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। एंड वो जब साइंटिस्ट नेक्सस में काम करने लगते हैं, दलाली करने लगते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या किस तरह का मतलब कार्यक्रम चल रहा होगा। तो सब कुछ ही मतलब कंफ्यूजन, वो chaotic. So the era of big science has provoked criticism that it undermines the basic principles of the scientific method. Like I was saying, increased government funding has often meant increased military funding, with which some claim subverts the Enlightenment era ideal of science as a pure quest for knowledge. तो लाइक वी वर डिस्कसिंग कि शुरुआत में तो जो वो थॉट था तो वो प्योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज था, लेकिन उसके बाद जब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड साइंस बनना शुरू हो गया, जब ये स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनने शुरू हो गए, तो यहाँ पे सब कुछ क्या है, वो मिलिट्री फंडिंग और ये CIA एटसेट्रा, ये उसे कंट्रोल करने लगे फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन कंट्री टू एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी। तो चाहे सही इन्फॉर्मेशन हो या गलत इन्फॉर्मेशन हो, डजंट मैटर, वही साम दाम दंड भेद। तो मिलिट्री तो वैसे ही काम करती है, उनकी एक गलत मानसिकता बन गई है, तो चाहे वो गलत ही देना पड़े लोगों को, फॉल्स थ्योरी देनी पड़े, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग देनी पड़े, फॉल्स एजुकेशन देनी पड़े, कुछ भी देना पड़े, लेकिन उनका जो राज है वो चलते रहना चाहिए। तो यहाँ से ये जो है साइंस बिल्कुल गलत थी। निकोला टेस्ला तक तो गलत हो ही चुकी थी, उसके बाद तो बिल्कुल ही मतलब एक पता नहीं किस राह पे जा चुकी है। एंड इट इज नीडेड टू बी स्टॉप्ड, अदरवाइज ह्यूमैनिटी विल इटसेल्फ डाई वन डे और सून, yeah, because now we are working towards bio machines, so we cannot think beyond machines, because this mechanistic view which came into existence in the Newton's era, or maybe prior to him. So for example, historian Paul Foreman has argued that during World War II and the Cold War, the massive scale of defense related funding prompted a shift in physics from basic to applied research.
तो ये जैसे ये तो मतलब उल्टा कोरिलेशन कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर की वजह से फिर वो साइंस में शिफ्ट हो गया, लेकिन ये उल्टा होता है, मतलब दोनों आपस में ही वाइस वर्सा काम करेंगे। वर्ल्ड वॉर की वजह से भी साइंस शिफ्ट होगा, और साइंस की वजह से भी वर्ल्ड वॉर या वॉर्स में शिफ्ट होगा। सो या So many scientists also complain that the requirement for increased funding makes a large part of the scientific activity filling out grant requests and other budgetary bureaucratic activity, and the intense connections between academic, governmental, and industrial interests have raised the question of whether scientists can be completely objective when their research contradicts the interests and intentions of their benefactors. So जो आजकल का पूरा ड्रामा वैसे भी चला हुआ है, गेन ऑफ रिसर्च। तो वही बात हो रही है यहाँ पे भी कि क्या वो साइंस फिर वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव रह जाती है व्हेन द रिसर्च इटसेल्फ इज कॉन्ट्रडिक्टिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जब आपस में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट न्यू, इट हैज बीन फॉर देयर फॉर एटलीस्ट पास्ट couple of centuries. So, in addition, widespread sharing of scientific knowledge is necessary for rapid progress for both basic and applied sciences. However, the sharing of data can be impeded for a number of reasons. For example, scientific findings can be classified by military interest or patented by corporate ones. ये हो चुका है अब, है ना? वो अगर आप ये अगर लाइफ सेविंग ड्रग है तो उसे पेटेंट क्यों बना रहे हो? या उसे उसमें ये इंटरेस्ट क्यों लेके आ रहे हो? बिकॉज इट हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और दे आर still not realizing science has been politicized. It's not a new thing. It has been misutilized, or it is needed to be revisited and refabricated, or given a new life, or else it will die a very bad death, no one will even remember this scientific era in the longer term if it continues to be like this. Anyways, so grant competitions, while they stimulate interest in a topic, can also increase secretiveness among scientists, because application evaluators may value uniqueness more than incremental collaborative inquiry. So everything is being manipulated through the nexus of academics, government, and industrial interest, and also the military, etc. So इन सबका वो आपस में एक नेक्सस सॉर्ट ऑफ काम कर रहा है, और वो मतलब मैनी ऑफ द रिसर्च का उनका आउटकम पहले डिसाइड होता है, और फिर उसके बाद रिसर्च मतलब रिवर्स में रिसर्च करी जाती है। अगर आप रिसर्च फील्ड में कोई व्यक्ति है तो वो जानता होगा इसके बारे में फ्रॉम ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। सो वेरएज साइंस स्टार्ट्स फ्रॉम हाइपोथेसिस, कहेंगे यही अभी भी कि साइंस हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, लेकिन वो इट्स आउटकम हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड इन द माइंड्स ऑफ द रिसर्च। आजकल की तो ऐसी हालत हो चुकी है एनीवेज। सो या तो साइंस एंड वॉर्स इसके बारे में देख लेते हैं, एंड देन वील रैप इट अप इन आई थिंक 10-12 minutes. So yeah, while science and technology have always been important to and driven by warfare, the increase in military funding of science following the Second World War was on a scale wholly unprecedented. मतलब वो पहले भी थी, लेकिन उसके बाद it became unprecedented. James Conant, in a 1941 letter to Chemical Engineering News, said that World War II is a physicist's war rather than a chemist's war. तो यहाँ पे जो पहले फिजिकल रिवॉल्यूशन आया तो वो फिजिकल वॉर हो गई वर्ल्ड वॉर टू, और फिर उसके बाद वो केमिकल रिवॉल्यूशन हुआ तो वो इसीलिए हम वो पहले वो पढ़ रहे थे कि पहले प्लैनेट्स एंड ऑर्बिट्स, फिर उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ इमर्जेंस ऑफ केमिस्ट्री, फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम और बायोलॉजी। तो ये ऐसे ही वो वॉर्स हैं। तो इन्हें अगर आप उसमें कोरिलेट करना हो तो पहली ये वर्ल्ड वॉर थी, फिजिसिस्ट वॉर थी, फिर उसके बाद वो केमिकल वॉर शुरू हुई इन द नेम्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा, फिर उसके बाद जब अब जो है वो बायोलॉजिकल वॉर है, और people are not realizing it. So James Conant, in a 1941 letter to Chemical Engineering News, said that World War II is a physicist war rather than a chemist, a phrase that was cemented in the vernacular in post-war discussion of the role that those scientists played in the development of new weapons and tools, notably so and so. So yeah, अब इन्होंने जो लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी है दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. So towards the end of the 20th century, not only projects in basic physics and astronomy, but also in life sciences, which I was talking about, became big sciences such as the massive human genome project. And what this exercise is going on is related with this, which we'll discuss, I don't know, in the next parts. So this entire exercise which is going on worldwide, it is part of this human genome project. So it is a biological war, because the first one was the physical war, the second one can be said to the chemical war, or the third one is
can be related with the biological side of it. Yeah. So this was about the development of science up till the development of big science and how it was used and how it was politicized, etc. So what it gave, what is the outcome, is the epistemological anarchism. जो पिछली बार हमने देखा था कि 6 तरह के प्रमाण हैं, अलग अलग प्रमाण का अलग, कोई स्कूल किसी के बारे में मान रहा है, किसी की किसी चीज में है, किसी का किसी चीज में विश्वास है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से नॉलेज को सीख कर रहा है। लेकिन इस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एटसेट्रा जो भी कुछ हो रहा था पीछे, इसने क्या दिया, इसने एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म, बस एक ही तरीका है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। और हम एक्सपेरिमेंट करके क्वांटिटेटिवली रिसर्च करेंगे और उसके बाद रिसर्च के बाद जो डेटा बताएगा हमें, हम डेटा पे यकीन करेंगे, एंड देयर इज नो अदर वे आउट टू नो द ट्रूथ, नॉट इवन कॉमन सेंस, बिकॉज कॉमन सेंस, साइंस का जो ऑब्जेक्टिव था, इट वाज टू री एजुकेट कॉमन सेंस। सो नाउ कॉमन सेंस हैज कंप्लीटली बीन वाइप्ड आउट। सो पहले जैसे हमने पढ़ा था, राशनलिज्म था, एग्जिस्टेंशियलिज्म था, एम्पिरिसिज्म था, लेकिन अब केवल एक साइंटिफिक मेथड बचा, जो कि एक एम्पिरिकल मेथड है ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज दैट हैज कैरेक्टराइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। सो ओनली एम्पिरिसिज्म became the way to seek knowledge or to understand truth or to reach to the truth. And this is very wrong. Any type of anarchism or community based anarchism is wrong, and this is going on through the entire education system, through the entire political system, through the entire economical system, through the entire sociological system, through the entire geographical system, through the entire historical system, whatnot. So everything is being looked in through the lens of this so-called scientific method, which is not complete in itself. So yeah, तो साइंस की डेफिनेशन क्या है? द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment. So experiment and data. These two things only became, so it created an intellectual intellectual, I'm not getting the word. So yeah. So some of the people or some of the human beings who have questioned the science, let's talk about them, and then we'll wrap it up. Yeah. So philosopher of science Paul Feyerabend advanced the idea of epistemological anarchism, which holds that there are no useful and exception-free methodological rules governing the progress of science or the growth of knowledge, and that the idea that science can or should operate according to universal and fixed rules is unrealistic and detrimental to science itself, he says. He advocates a democratic society where science is treated as an equal to other ideologies or social institutions such as religion, education, magic, mythology, and considers the dominance of science in society authoritarian and unjustified. तो वो ये कि बाकी और जो तरीके हैं नॉलेज को जानने के और जो आइडियोलॉजीज हैं उन सबको खत्म कर दो, बाकी बस एक साइंस, जो साइंटिफिक मेथड है उसे मानो, he says. Then David Parkin compared the epistemological stance of science to that of divination. He suggested that to the degree that divination is an epistemologically specific means of gaining insight into a given question, science itself can be considered a form of divination that is framed from a Western view of the nature of knowledge. So he was kind of pretty right. क्योंकि ये भी क्या हो गया कि ये form of divination. They were saying science began replacing Christianity, which was wrong. So science just became a tool of Christianity. So he says it can be considered a form of divination that is framed from a Western view of the nature. He is very particular about it, specific. तो ये नहीं है कि वो entire view of nature बता रहे, Western view of nature वो भी divination से. So yeah. Then historian Jacques Barzun termed science a faith as fanatical as any in history.
and warned against the use of scientific thought to suppress considerations of meaning as integral to human existence. So he was, ये भी एक फेथ है. Sociologist Stanley Aronowitz scrutinized science for operating within the presumption that the only acceptable criticism of science are those conducted within the methodological framework that science has set up for itself. तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि साइंस को क्रिटिसाइज भी अगर करना है तो साइंस के मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क को मानना पड़ेगा. ये तो मतलब अपने आप में हिपोक्रेसी है. मतलब पहले उनकी मेथोडोलॉजी को मानो, फिर उसके बाद अपना वो क्रिटिसिज्म मानेंगे, वरना अपना क्रिटिसिज्म ही नहीं मानेंगे. So it is sort of मतलब कि तानाशाही, टायरेनी, साइंटिफिक टिरानी, that science insists that only those who have been, इसीलिए हमने पिछली बार पढ़ा था कि अलग अलग तरीके होते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के, एक तरीका नहीं होता है. और लेकिन यहाँ पे एक ही तरीका बना दिया गया, वो पूरी दुनिया पे थोप दिया गया है. और अब सबको कह रहे हैं कि सब मानो, नहीं मानोगे तो तुम जो है एंटी साइंस हो, या तुम जो हो वो पागल हो. अगेन वही पेगनिज्म. That science insists that only those who have been inducted into its community through means of training and credentials are qualified to make these criticism. जैसे वहां पे जॉर्ज बर्कली न्यूटन को क्रिटिसाइज कर रहे थे. जॉर्ज बर्कली वाज अ फिलोसोफर एंड ही वाज नॉट यूजिंग एनी मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क. लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब वो क्रिटिसिज्म भी वही करेगा जो उनकी कम्युनिटी और उनकी ट्रेनिंग और उनकी क्रेडेंशियल्स उनके जैसे ही जिसके होंगे, जिसकी ट्रेनिंग वैसे ही होगी, तो फिर वो क्रिटिसिज्म ही क्या होगा. सो ये तो that science insists that only those who have been inducted into its community, जो उनकी कम्युनिटी में है, through means of training and credentials, are only qualified to make criticisms. So he says, he also alleged that while scientists considered it absurd that fundamentalist Christianity uses biblical references to bolster their claim that the Bible is true, scientists pull the same tactic by using the tools of science to settle disputes concerning its own validity. तो यहाँ पे वो साफ साफ स्थापित कर रहे हैं कि सेम टूल्स इस्तेमाल कर रही है साइंस भी, साइंटिस्ट भी. Scientists pull the same tactic as utilized by the fundamentalist Christians to settle disputes concerning its own validity. So yeah. Then another author says, he stresses that the instruments used in scientific investigation produce meaningful answers relevant only to the instrument, and that there is no objective vantage point from which science could verify its findings, since all findings are related to begin with. Then यहाँ पे ये पीटर क्रोपोटकिन जो है इसे कैपिटलिज्म के साथ रिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रशियन फिलोसोफर पीटर क्रोपोटकिन thought that the Darwinian theory of evolution overstressed a painful we must struggle to survive. तो यहाँ से ये भी एक thought दिया गया. It was a manufactured thought, it can be said now if looked in the hindsight, कि लोगों को सर्वाइवल रेस में लगा दो कि you must struggle to survive. मतलब दुख जो है वो जरूरी है, दुख के बिना जो है जिंदगी चल नहीं सकती. तो ये मेंटेलिटी में डाल दिया गया, तो दुख तो हो गई, फियर तो हो गई. मतलब ये एक मैन्युफैक्चर्ड थॉट था कि वी मस्ट स्ट्रगल टू सर्वाइव. और इसे चलो किसी ने लिख भी दिया था, लेकिन इसे फिर बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कराया गया. एनीवेज, सो डार्विनियन, ही सेज डार्विनियन थियरी ऑफ इवोल्यूशन ओवरस्ट्रेस्ड a painful we must struggle to survive way of life, which he said was influenced by capitalism and the struggling lifestyles people lived within it. Karl Marx also thought that science was largely driven by and used as capital, जो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो मार्क्स का भी यही मानना था कि साइंस जो है it is largely driven by and used by as a capital. Science as capital, science as weapon. So एलन वॉट्स जो कि भी रिसेंट फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने इसे मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द अब्राहमिक वर्ल्ड व्यू बताया कि साइंस इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द अब्राहमिक वर्ल्ड व्यू, बिकॉज एलन वॉट्स was more inclined towards Indian philosophy or the Eastern philosophy, Chinese philosophy, Indian philosophy, etc. So he understood better than any of the recent philosophers, although there have not been much philosophers, but yeah. So, but he understood that science is nothing but a modified version of the Abrahamic worldview. So philosopher Alan Watts criticized science for operating under the materialist model of the world, जो हम चार्वाक की बात कर रहे थे. हमने पिछली बार देखा था कि अब जो ये फिलोसॉफिकली सारे चार्वाकी हैं, सब मटेरियलिस्ट बन चुके हैं.
So he criticized science for operating under a materialist model of the world that he posited is simply a modified version of the Abrahamic worldview, that the universe is constructed and maintained by a lawmaker. Watts asserts that during the rise of secularism through the 18th to 20th century, when scientific philosophers got rid of the notion of a lawmaker, they kept the notion of law, and that the idea that the world is a material machine run by law is a presumption just as unscientific as religious doctrines that affirm it is a material machine made and run by a someone. So yeah, then there have been other mm, critiques of science, but people generally don't go through that route. So many people talk about military industrial complex, large corporation and grants, उनका nexus के बारे में. So to sum it up, so based on the illusory incorporative mythologic and mythological religious mediation schemes, science lures us by promises of salvation, immortality, perfection, etc. Yet the groups that immediately benefit from science are not humanity as a whole, but mostly the corporations and the rich, the 1%. They divert the efforts of scientists who are naturally talented individuals who are excited about any sort of intellectual exploration of natural phenomena to study areas that humans do not really need to study at the first place. तो जो असली साइंटिस्ट होते हैं, जो सिंसियर साइंटिस्ट होते हैं, ये तो करते हैं ना, इंडियंस बड़े खुश होते हैं वो इंडियन का वहाँ पे प्लेसमेंट हो गया, ये नहीं पता कि वो उनसे वैसी चीज पढ़वाएंगे जिसकी जरूरत ही नहीं है, या उसे और एक्सप्लोइटेशन में लगा देंगे ह्यूमैनिटी के. अभी तो बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ वहाँ पे वो गया है, हमारा हिंदुस्तानी गया है, वो हिंदुस्तानी यहीं पे बनाता बिना उसके लेकिन दे डाइवर्ट द एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट हु आर नेचुरली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, क्योंकि उनके पास अपना दिमाग तो है नहीं. तो दिस इज द ये प्रवृत्ति ऑफ द असुराज. सो उनके पास अपना दिमाग तो होता नहीं, लेकिन जिसके पास दिमाग होता है उसे वो यूटिलाइज करते हैं, उसका वो इस्तेमाल करते हैं. आजकल वो इस्तेमाल जो है वो अलग तरीके से हो रहा है, और उनसे वो चीजें पढ़वाते हैं जो जिसकी ह्यूमन बींग्स को पहले जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, और उससे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं पढ़ने के लिए, या एडवांस चीजें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी अपने फायदे के लिए वो चीजें रिसर्च कराते हैं. So the problem is not of science. The problem is not of science as such, making progressions, but the management of it. So science, I'm not a critic of science or a die-hard critic of science. I understand the placement of science, but the management of it has been the problem, which if continued in a similar fashion, will see an end not desirable. यहीं पे the role of secret societies and multinational non-governmental organizations in utilizing and molding science for their own selfish motives and gains while also keeping the secrets of it that doesn't suit to its commerce and agenda has been enormous, especially after the setup of the American state, including others. तो यहाँ पे वो रोल ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज और मल्टीनेशनल, जिसके बारे में हम द राइज ऑफ नेशंस में थोड़ी बहुत बात करेंगे, और ये इन्होंने फिर किस तरह से साइंस को यूटिलाइज किया, मोल्ड किया अपने खुद के मोटिव्स और गेन्स के लिए, और फिर उसकी जो असली जो सीक्रेट्स थे वो सीक्रेट्स ही रह जाते हैं, और बाकी जो उनके अपने काम की टेक्नोलॉजी होती है वो जनरल पब्लिक, मास पब्लिक में लेकर के आते हैं, जिससे कि वो अपनी किंगडम, अपना अलेक्जेंडर का थॉट है सारा का सारा, ये एरिस्टोटल को पढ़ाया अलेक्जेंडर ने, वहीं अलेक्जेंडर की मानसिकता थी पूरी दुनिया पे राज करना है, और आज भी वही प्रोग्राम चल रहा है, वही एजेंडा, एरिस्टोटेलियन भक्त हैं ये सारे लोग, और इनविजिबली और विजिबली, और वही एजेंडा चला हुआ है कि अलेक्जेंडर हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. तो अब जो है लड़ाई अलग तरीके से हो रही है. देयर आर नॉट फिजिकल वॉर्स, बट द वॉर इज subtle at being played at the mental level and the subtle level. So they nearly worked for eradicating common sense, which is nothing but universal sense residing in each one of us like a connecting thread, which would then allow them to control the masses, not physically this time, but mentally and elsewise. Then the actual mythology started off then, not ages ago, when people started believing things without rationally thinking by themselves, and education was used as an important weapon
to dissipate the business of science along with other weapons like media and medicine, which we will talk in the upcoming part, to control the perception of the human collective. तो मिथोलॉजी, यहाँ से मिथोलॉजी, एक्चुअल मिथोलॉजी ये वाली मिथोलॉजी, बिकॉज यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि हाँ ये मान लो कि हम हुआ है, हमने वो देख लिया, हमने ये कर लिया, एक्सेट्रा. सो unlike traditional methodologies which help societies survive and merely establish social patterns and mental attitudes, scientific mythology is entangled with powerful socio-economic forces, the capitalist system of production and the powerful industrial complex. तो यहाँ पे जो है, जो साइंटिफिक मिथोलॉजी है, ये कौन बना रहा है? कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड the powerful industrial complex, in दोनों का complex. Thus, the danger of the distortions of meaning generated by scientific mythology is that when it is used by the capitalist system and has such unlimited access to material resources, it puts us on the wrong path of self-destruction, being lured by false mythological promises. Scientific mythology is thus not innocent and needs to be debunked and dismantled, just like false advertising and pop culture that fools us with illusionary images of happiness. So yeah, so it needs to be debunked and re-understood if we don't want to self-destroy. Otherwise, we are on the path of it. So politicized science has paralyzed humanity, unfortunately, and has successfully kept humanity away from the truth. Whereas the truth was very much accessible, but now no one is near to the truth because everyone is a scientific fool. अब आजकल का जो स्टेटमेंट आता है, ट्रस्ट द साइंस, एंड ट्रस्ट द साइंस इज द मोस्ट unscientific statement which a scientist can ever make, because science is all about questioning, and it started from the age of questioning, but questioning has now been silenced completely by the capitalists and by all the forces which are working to control, and this control is not new. It has been an eternal exercise from that matter, but now it has reached to that point that they are telling you to trust the science and go into that same sort of believer mentality कि क्राइस्ट में मानो, क्राइस्ट में नहीं मानोगे, मिलिटस क्रिस्टी नहीं हो, यहाँ पे मिलिटस साइंस बन जाएंगे. तो अगर आप मिलिटस साइंस नहीं हो तो you are an outsider and you will be thrown away and you will be prosecuted, whatever. So this is the epitome of science, etc. So just to end with, Pearl S. Buck says science and religion. अब यहाँ पे religion को spirituality से आप interchange कर सकते हो, because वहाँ पे वो religion बोलते हैं, या anyways. So science and religion, because religion is a very shallow expression of spirituality. So science and religion and science, put it as it may, they are the two sides of the same glass through which we see darkly until these two focus together reveal the truth. So the point of this discussion has not been to give you just one side of the picture and just be anti-science. It's not about being anti-science. Both science and spirituality goes hand in hand. Spirituality needs a scientific attitude to decipher things. अगर आपके पास वो साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं होगा तो आप स्पिरिचुअलिटी को जान नहीं पाओगे या आध्यात्मिकता में कुछ कर नहीं पाओगे. उसमें तर्क शक्ति, उसमें ये रीजनिंग शक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनालिटिकल शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है. सो दीज आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स which can be studied separately. Rather, as she says, which we see darkly until these two focus together. And when these two focus together, she says, then truth is revealed. So truth can only reveal from the intersection of science and spirituality. So yeah, and now yeah, that's it. बहुत साल पहले यहाँ एक जंगल होता था, घना भयानक जंगल. फिर यहाँ एक शहर बन गया, साफ सुथरे मकान, सीधे रास्ते, सब कुछ तरीके से होने लगा. पर जिस दिन जंगल कटा, उस दिन परिंदों का एक झुंड यहां से हमेशा के लिए उड़ गया.
कभी नहीं लौटा। मैं उन परिंदों को ढूंढ रहा हूं। किसी ने देखा है उन्हें? देखा है? ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक, मैं भी हूँ नेचर।